हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तुम्हारी वैदे मैम। कहाँ पे तुम्हारा स्वागत है? मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको कंटेंट मिलता है इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, वो भी पूरा का पूरा फ्री। फिर वो भले हो किंडरगार्टन से लेके कहाँ तक, ग्रेड 12 तक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले मैम? आज हम पढ़ने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज में। तो क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत कम है, इसलिए बुक्स ओपन करो, कॉपी ओपन करो, पेन उठाओ और चलो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो घबराओ मत, बोलोगे मैम पहले के 31 कहाँ गए? 31 कहाँ मिलेंगे तुमको? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। तरीका वही रखेंगे, कीवर्ड को करेंगे अंडरलाइन, 5 सेकेंड्स लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है सब बोल देंगे, फिर बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच आर द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल which are the 4 level of biological organization with which ecological basically deals। तो जैसे ही 4 लेवल बोले, शुरू कहाँ से होता है मैम? हम मतलब क्या? स्पीशीज। स्पीशीज को हम क्या बोल सकते हैं? एक ऑर्गेनिज्म है। हाँ है मैम। अगर यही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे इंडिविजुअल एक जगह आ गए तो क्या बोलोगे तुम उनको? पॉपुलेशन बोलोगे। अब यही पॉपुलेशन एक जगह आ रही है, दूसरी जगह आ रही है, तीसरी जगह आ रही है, तो इनको क्या बोलेंगे हम मैम? कम्युनिटी बोलेंगे। याद करो, जैसे हमारी एक कम्युनिटी है, मैग्नेट ब्रेन्स की एक कम्युनिटी है, तुम्हारी स्कूल की एक कम्युनिटी है, तुम्हारे गेम्स खेलने वाली जो क्रिकेट विकेट शाम को जाते हो खेलने, तो वो एक कम्युनिटी है। हो सकता है कुछ लोग डांस करते हो, सिंगिंग करते हो, तो उनकी क्लास की एक अलग कम्युनिटी है। तो हो गई अलग अलग कम्युनिटी। अब यही जब सारी कम्युनिटी आपस में इंटरैक्ट करने लगे तो क्या बोलेंगे उसको? बायोम्स बोलेंगे। तो देखो आंसर, ऑर्गेनिज्म जो तुम हो, स्पीशीज है। अब यही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक बड़ी संख्या में, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक जगह पे, तो क्या बोलेंगे उसको हम? पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीशीज, ठीक है। अब पॉपुलेशन अलग अलग जगह पे, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, क्या बोलोगे? कम्युनिटीज। और आखिरी में यही सब एक साथ इंटरैक्ट कर रही हैं तो क्या बोलेंगे? बायोम्स। तो इस पिक्चर में तुम देख सकते हो कहानी कहां से शुरू होती? इंडिविजुअल, मैं, फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोग आ गए, मतलब मेरी ही स्पीशीज को बिलोंग करने वाले, तो क्या बोलेंगे हम? पॉपुलेशन। अब यही पॉपुलेशन है पर अलग अलग जगह रह रही है, अपनी अपनी कम्युनिटी में रह रही है, तो देखो तो इसको क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। जब अब तुम्हारी बुक में डायरेक्ट बायोम्स दिया हुआ है, पर इन दोनों के बीच में भी एक आता है इकोसिस्टम, और फिर बायोम्स के बाद आता है बायोस्फीयर। तो देखो जरा, जब कम्युनिटी एक साथ मर्ज हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? इकोसिस्टम। अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, जैसे तुम्हारे रूम का अलग इकोसिस्टम रहा होगा ही ना, वहां पे छिपकली अलग है, मच्छर अलग है, हो सकता है तुम्हारी जो छिपकली अभी यहाँ मिल रही हो तो गार्डन के बाहर वाली छिपकली अलग हो, तो क्या हो गया? अलग अलग इकोसिस्टम हुए। उसके बाद यही इकोसिस्टम जब आपस में सारे कम्युनिटीज आपस में इंटरैक्ट करने लगी तो क्या बोलोगे तुम? बायोम्स बोलोगे। और जब यही बायोम, सारे बायोम्स एक साथ मर्ज हो गए और जिस स्फीयर में वो रह रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। जहां पे तुम्हारा एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है। याद आया कुछ ज्योग्राफी का? चलो, तो ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। सम ऑर्गेनिज्म सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इतना ही सुन के तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है क्या मैम? जैसे ही जब एक्सट्रीम कंडीशन आते हैं तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। जो एनिमल इतने साल से इवॉल्व होके फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं ला पाते, वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं हम भाग जाते हैं यहाँ से, मतलब माइग्रेट कर जाते हैं। अगर वो माइग्रेट भी नहीं कर पाए तो वो बोलते हैं हम बिहेवियर में कुछ चेंज कर लेंगे। अब अगर बिहेवियर में भी ना चेंज कर पाए, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम सो जाते हैं। तो सो जाते हैं से याद करो, अगर ठंड में सो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन। गर्मी में सो रहे हो एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए तो क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। अगर यही चीज जू प्लैंकटन कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको? डायापॉज। और यही चीज अगर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, अपने आसपास एक सिस्ट बना के स्पोर के फॉर्म में रह रहे हैं, कुछ कुछ याद आया? क्यों? ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर सके। कैसे? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को या तो एकदम स्लो डाउन करके या तो पॉज करके। याद आ गया? हो सकता है यही पूछ रहे हो। सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी 4 एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया, अभी तो 4 डिस्कस कर लिए, वही देखते हैं।
Example of organism that suspend their metabolic activity in unfavorable condition. पहला, bacteria, fungi and lower plant. They form thick wall spore. याद करो मैंने बताया था एक encyst बना लेते हैं जिसको encystment बोलते हैं, spores भी बोलते हैं इसको, which help them to survive in unfavorable condition. Spore germinate on return of favorable condition. याद आ गया. उसके बाद second, higher plant seeds and some other vegetative reproductive structures serve as mean to tide over period of stress. They reduce their metabolic activity and undergo dormancy. तो dormancy word तुमने पढ़ा होगा 11th में भी जब तुम morphology पढ़ रहे थे, इनफैक्ट टर्म 1 में भी जब तुमने सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जब तुम लोग चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स पढ़ रहे थे, तो डॉर्मेंसी सीड क्या करता है, अपने अंदर का जो वाटर कंटेंट है उसको रिड्यूस डाउन करके, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस डाउन करके क्या किस में चला जाता है, डॉर्मेंट स्टेज में. अब वो क्या है, वो बस वेट कर रहा है कि बस पानी आने दो, धूप आने दो, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम धूप आने दो, लाइट आने दो, पानी आने दो, सॉइल आने दो. बस जैसे ही माहौल बनेगा मैं क्या करूंगा, बस क्या निकालूंगा, जैसे ही जर्म पोर से, मैं जर्म पोर नहीं, जैसे ही वो जो माइक्रोपाइलर एंड है उससे पानी अंदर घुसेगा, अंदर के केमिकल्स, अंदर के एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे और फिर निकलेगा मेरा रूट सिस्टम, फिर निकलेगा मेरा शूट सिस्टम और मैं एक जो सीड है वो कन्वर्ट हो जाऊंगा एक छोटे से प्लांटलेट में. तो इसमें क्या किया उस सीड ने, वो सीड बैठ गया कि अभी तो भैया अनफेवरेबल कंडीशन है, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना है. क्या करके उसने क्या कर दिया, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर दिया, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे स्लो डाउन कर दिया. ठीक है, बाकी के दो बचे जो अभी हमने डिस्कस किए, कौन से मैम, एक तो जूप्लैंक्टन का हुआ और दूसरा एस्टिवेशन हाइबरनेशन का हुआ. देखो, एनिमल्स दे अंडरगो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन इफ अनेबल टू माइग्रेट. फॉर एग्जाम्पल सम स्नेल एंड फिशेस, मतलब अगर भाग नहीं सकते उस जगह पे तो सो ही जाते हैं. ठीक है, अब जूप्लैंक्टन दे एंटर डायापॉज. याद करो मैंने बताया था अगर जूप्लैंक्टन में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायापॉज. ठीक है, सस्पेंडेड डेवलपमेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. तो यहाँ भी क्या करेंगे, वो अपना जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको सस्पेंड कर देंगे कुछ टाइम के लिए. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी बोलेंगे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम ग्रो करेंगे. आई बात समझ में. मूव करें अगले क्वेश्चन पे. तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 34, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेनोहेलाइन यूरिहेलाइन. तो यूं सॉल्व हो जाएगा. हेलाइन मतलब क्या, सैलिनिटी. सैलिनिटी सॉल्टनेस को टेस्ट करने का तरीका होता है हेलाइन वर्ड बोलना. अब स्टीनो मतलब नैरो, बहुत छोटा रेंज, जिसमें बहुत छोटी रेंज ऑफ सैलिनिटी को जो एनिमल टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम स्टेनोहेलाइन बोलते हैं. एग्जाम्पल बताओ क्या बोलता है, फिशेस. जरा सा तुम टेम्परेचर ज्यादा करो, टेम्परेचर क्या, यहाँ सैलिनिटी की बात हो रही, जरा सा सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऊपर नीचे हुआ, फिश बोली मैं तो निकल रही हूँ. निकल रही मतलब ऊपर, परमानेंटली निकल रही हूँ. ठीक है, इसलिए याद करो जब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें 2-3 जगह आया था कि अगर फ्रेश वाटर फिश को उठा के तुमने सी वाटर में डाल दिया या सी वाटर फिश को उठा के फ्रेश वाटर में डाल दिया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते. क्यों, क्योंकि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्टेनोहेलाइन. याद आया, पर मैंने बताया था वहां पे यूरिहेलाइन भी रहते हैं. जैसे जो फिशेस एस्चुरीज में मिलती है उनमें थोड़ा वाइड रेंज रहता है. दूसरा क्या बोला है, यूरिहेलाइन. तो यूरिहेलाइन मतलब क्या, थोड़े वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करने की कैपेसिटी जिन ऑर्गेनिज्म में होती है उनको क्या बोलते हैं, यूरिहेलाइन. चलो आंसर देखते हैं. यूरिहेलाइन ऑर्गेनिज्म टॉलरेट विद वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी. स्टेनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी. वही तो डिस्कस किया है. ठीक है, तो फिशेस किस में आई तुम्हारी, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में. वापस जो फिशेस एस्चुरीज को बिलोंग करती है वो जरूर क्या है तुम्हारी, यूरिहेलाइन. ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 35, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल कम्युनिटी टू एनवायरमेंट ओवर टाइम. तो वो बोल रहे सारे कम्युनिटीज का रिस्पॉन्स का तरीका बताओ. तो रिस्पॉन्स के तरीके से अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो हम रिस्पॉन्स बेसिकली किस चीज से होता है मैम, बाहर जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है. बिल्कुल सही. अब इतना टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो याद करो तुमने कुछ इस टाइप का ग्राफ पढ़ा था. एक ऐसा था, फिर एक ऐसा था और एक ऐसा था. कुछ कुछ ग्राफ याद आ रहा है. अब बोलोगे मैम यही ग्राफ क्यों लिया, क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ओवर टाइम. तो टाइम के साथ किसके साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर रेगुलेट.
टेम्परेचर था, है ना, और यहाँ पे था टाइम ड्यूरेशन। अब अगर याद आ रहा है, इसलिए मैंने ये ग्राफ लिया है। तो 3 कैटेगरीज में तुमने पढ़ी थी, हाँ मैम याद आया। एक को बोलते थे रेगुलेटर, मैम रेगुलेटर को ही दूसरा क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। एक और बताओ उसका नाम, मैम होम्योथर्मिक, बिल्कुल सही। एक और नाम बताओ उनको क्या बोलते हैं, मैम जो अपने बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, हाँ ठीक है। जिसमें कौन आता है, या वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, जिसमें कौन आता है, मैम हम आते हैं। हम से मतलब ह्यूमंस आते हैं क्या, नहीं मैम, पूरे मैमल्स और बर्ड्स आते हैं। बहुत सही। क्यों बोलते हैं उनको रेगुलेटर, मैम क्योंकि बाहर कितना भी टेम्परेचर ज्यादा हो या कितना भी टेम्परेचर कम हो, अंदर का जो इंटरनल एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही बना रहता है, भले कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सही। दूसरा कैटेगरी बताओ। दूसरा कैटेगरी मैम कॉन्फॉर्मर बोलते हैं, बाहर बड़ा अंदर भी बड़ा, बाहर कम हुआ अंदर भी कम हुआ। बताओ कौन आते हैं, मैम मैमल्स और बर्ड्स को छोड़ के जो भी कोई बच गया, सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स और लोअर वर्टिब्रेट्स, सब कौन है तुम्हारे, तुम्हारे कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्लोथर्मिक, या फिर तुम्हारे जो हम बोल सकते हैं स्टीनोथर्मल, देखो सारे वर्ड्स ले रही हूं, है ना, या फिर तुम्हारे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। हाँ मैम यही है। अच्छा, एक और कैटेगरी पड़ी थी जो कुछ ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता था। कुछ टाइम तक तो वो ऐसे थे, मतलब कॉन्फॉर्मर थे, फिर क्या हो गए, वो ऐसे मुड़ गए, मतलब अब तो भैया हम कांस्टेंट टेम्परेचर ही मेंटेन करेंगे, तो क्या बोलते थे उसको, मैम पार्शियल रेगुलेटर। बिल्कुल सही। तो देखो आंसर देखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म मेंटेन होम्योस्टैसिस बाय फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन, क्या बोलते हैं उनको, रेगुलेटर। दूसरा नाम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। एक और नाम क्या बोलते हैं उनको, होम्योथर्मिक। एक और नाम यूरीथर्मल। देखो एक ही चीज के 4 नाम है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। द इंटरनल एनवायरमेंट इन मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल आर नियरली ऑल प्लांट चेंज विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट, क्या बोलते हैं उनको, कॉन्फॉर्मर। याद करो इसमें कौन आता है एग्जाम्पल में, एव्स मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स, और इसमें कौन आ गया, जो भी कुछ बच गया, पूरे लोअर इनवर्टिब्रेट्स और पूरे इनवर्टिब्रेट्स और लोअर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। अब सम ऑर्गेनिज्म लीव देयर हैबिटेट टेम्पररी ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन एंड रिटर्न बैक व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल। याद करो मैंने बताया था। अब ये बोलोगे मैम ये क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, रिस्पॉन्स। तो पहला रिस्पॉन्स याद करो, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है तो हमने याद करो रिस्पॉन्स मतलब एडेप्टेशन के थ्रू। एडेप्टेशन हमने 3 तरीके से पढ़ा था। पहला क्या बोलते थे, फिजियोलॉजिकल चेंज करो, बॉडी के अंदर चेंजेस ले आओ, जैसे टेम्परेचर से कोप अप करना है तो या तो कॉन्फॉर्मर या तो रेगुलेटर, या तो ये हुआ तुम्हारा पार्शियल रेगुलेटर। दूसरा, अगर बॉडी के अंदर चेंज ना आ पाए तो क्या करो, भाग जाओ वहां से, मतलब माइग्रेट कर जाओ। तो वही पॉइंट उन्होंने लिखा है, सम ऑर्गेनिज्म लीव देयर हैबिटेट टेम्पररी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड रिटर्न बैक व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल। क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेशन। अगर कोई यहां से माइग्रेट करके वहां जा रहा है तो क्या बोलेंगे, यहां से एग्जिट हो रहा है, ई है ना, एग्जिट हो रहा है तो एमिग्रेशन, मतलब ई वाला। ठीक है, और कोई दूसरी जगह से यहां आ रहा है तो इमिग्रेशन। याद आया। उसके बाद अगर यही चीज, अगर याद करो मैंने बताया था कि अगर फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं आ पाए, भाग भी नहीं पा रहे, तो क्या करते हैं, सो ही जाते हैं मैम, जो हमारा फेवरेट काम है। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन समर्स में है और तुम सो रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन। अनफेवरेबल कंडीशन विंटर में है और तुम सो रहे हो तो क्या बोलेंगे उसको, हाइबरनेशन। अब बोलेंगे मैम हमको तो नींद हमेशा ही आती है, तो क्या बोले उसको, तो उसके लिए तो नाम सोचना पड़ेगा, पूरे टाइम सोता नेशन। ठीक है, ऐसा तो कोई वर्ड नहीं, मैं सिर्फ बना रही हूँ। ठीक है, तो याद रहेगा कि एक क्या है तुम्हारा, या तो फिजियोलॉजिकल चेंज कर लो, जिसमें कौन आएगा, तुम्हारा रेगुलेटर, कन्फॉर्मर। दूसरा क्या है तुम्हारा कि उस जगह से भाग जाओ, मतलब माइग्रेशन। और तीसरा तरीका है क्या तुम्हारा, सो जाओ, मतलब हाइबरनेशन या एस्टिवेशन। आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिज्म सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी टू अवॉइड स्ट्रेस बाय टाइमली एस्केपिंग, एग्जांपल हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। याद रहेगा। अब ये क्वेश्चन किस में आ सकता है, पूरे के पूरे 3 मार्क में आ सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे 3 पॉइंट्स हो रहे हैं। इसको वो लोग कवर करेंगे 1 पॉइंटर में, 1 मार्क में। ठीक है, इसका जाएगा 1 मार्क और आखिरी वाले का जाएगा 1 मार्क। तो ऐसे 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, सेक्शन बी का क्वेश्चन बनेगा। अब तुमको नहीं पता कि वो क्या क्या उनके मार्किंग स्कीम में डाल के आएगा, इसलिए रेगुलेटर तो लिखोगे, साथ में बाकी के 3 नाम भी लिख के आओगे, लगा तो ये डायग्राम भी बना के आओगे।
चांस नहीं रखना है। बायो में वो पूछे क्वेश्चन डायग्राम बनाओ या ना बनाओ, हम बना के आएंगे। बायो में वो पूछे कि एग्जाम्पल लिखो या मत लिखो, हम लिख के आएंगे। याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, तो चलो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लिस्ट 4 फीचर दैट एनेबल जेरिक प्लांट। जेरिक मतलब अभी तुमने प्रैक्टिकल में भी किया था, जीरोफिटिक प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहे, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में, हॉट कंडीशन में, एरिड कंडीशन में, और जहां प्रेसिपिटेशन क्या है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो क्या किया है उस प्लांट ने खुद को सर्वाइव करवाने के लिए इन डेजर्ट कंडीशन? तो याद करो, सबसे पहले पत्ती को हुई उस प्लांट ने बोला पत्ती को हटा दो, तो पत्ती हट गई, मतलब नो लीफ। उसकी जगह क्या आ गया, थॉर्न आ गए। याद आया? किस क्वेश्चंस में थॉर्न लिखे रहते हैं, कुछ क्वेश्चन में स्पाइंस लिखे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अब थॉर्न आ गया और सपोज करो किसमें अगर पत्ती है भी छोटी थोड़ी बहुत, तो क्या बोला, अब इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो क्यूटिकल मतलब जो वैक्सी कोटिंग उसको क्या कर दो, थिक कर दो, मोटा कर दो। उसके बाद अब उसी प्लांट में वाटर का लॉस सबसे ज्यादा कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन। याद करो जब तुम ग्रेड 11th में तुमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा होगा, तो वहां पे अगर याद आ रहा हो तो जो 100% पानी जो प्लांट एब्जॉर्व करता है उसमें से 90% पानी तो वो ट्रांसपिरेशन में उड़ा देता है, बचा हुआ 10% वो सिर्फ खुद के लिए यूज करता है। याद आया? तो अगर वैसे ही पानी नहीं, उसमें तुम जो इतना पानी वो मेहनत करके एब्जॉर्व करे अगर उड़ा देगा तो वो खुद क्या यूज करेगा। तो उसने बोला भैया अपन को ट्रांसपिरेशन भी कम करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं हम स्टोमेटा को, क्योंकि स्टोमेटा से पानी लॉस हो रहा है, तो हम स्टोमेटा को बाहर एंडोडर्मिस में सुपरफिशियल नहीं रखते, अंदर पिट्स में रखते, गड्ढों में रखते, तो उसको क्या बोलेंगे, संकन स्टोमेटा। फिर वो बोलेंगे काम करते, कुछ प्लांट बोलेंगे हम स्टोमेटा ही रात को खोलते हैं, प्रॉब्लम ही सॉल्व, और अंदर की प्रोसेस हाफ करके रख देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कैंप पाथवे। याद आया? तो ये सारे क्या है, मॉडिफिकेशन, और उसका जो स्टेम रहेगा कैसे रहेगा, फ्लैशी एंड जूसी बन जाएगा। देखते हैं, थिक क्यूटिकल अभी डिस्कस किया, स्टोमेटा इंडिपिट, इसी को क्या बोलेंगे हम, संकिन स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्लोजेस ड्यूरिंग डे टाइम, इसी को मैं बोल रही हूं कि क्या जो, अब देखो यहां मैंने क्या बोला, स्टोमेटा रात को ही ओपन करते हैं, उसी को बोलने का दूसरा तरीका कि दिन में स्टोमेटा क्लोज रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैंप पाथवे। उसके बाद लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन, अभी बताया। ठीक है, और यही कैंप पाथवे या कैंप फोटोसिंथेटिक पाथवे, दोनों सही है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन 37, बियर अंडरगो हाइबरनेशन। हाँ पता ही है भैया, हम भी तो भालू है अंदर से, दिल से, पर अभी सोते नहीं आ रहा क्योंकि एग्जाम्स आ रही है। तो बियर अंडरगो हाइबरनेशन क्योंकि ठंड होती है, उसको अपना मेटाबॉलिक फूड नहीं मिलने वाला ठंड में, तो उसने क्या बोला कि मैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दूंगा और सो जाऊंगा, पूरा सीजन ठंड में निकल जाए, फिर उठूंगा और फिर जब सब कुछ इजीली अवेलेबल रहेगा तो मैं हंट करूंगा। Whereas some species of zooplankton, जैसे ही zooplankton बोला तो क्या बोलेंगे, डायापॉज। क्या किया है वहां पे, उन्होंने सस्पेंड ही कर दिया कि बियर ने तो चलो स्लो डाउन किया है, पर मैं करता हूँ सस्पेंड ही कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। एंटर डायापॉज टू अवॉइड स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन। हाउ आर दीज टू वे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बताओ ये दोनों अलग अलग कैसे एक दूसरे से। तो देखो, डायापॉज स्टेट सस्पेंडेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, मैंने बोला था सस्पेंडेड डेवलपमेंट वर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है। वही हाइबरनेशन में हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ स्पेंडिंग विंटर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन इन अ डॉर्मेंट स्टेज। डॉर्मेंट स्टेज, यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हो, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज स्लो डाउन, मतलब बहुत स्लो सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो पूरा सेल ने बोला हम धीरे धीरे सब काम करेंगे, सोते सोते। ठीक है, वापस जब भी डायापॉज बोलेंगे तो किस में आएगा, एग्जाम्पल जू प्लैंकटन, पर वही अगर मैमल्स में आया, मोर स्पेसिफिकली बियर में आया, देखो कितना अच्छा सोते हुए है ना, तो ये किस में आएगा, तुम्हारा हाइबरनेशन में। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, तुम्हारा जू प्लैंकटन है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38, Darwin showed that even a slow growing animal like an elephant, उन्होंने बोला, डार्विन ने बोला कि एक जो छोटा स्लो ग्रोइंग एनिमल है जैसे एलिफेंट है, could reach enormous number in absence of checks, मतलब जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो एकदम नेक्स्ट लेवल, एकदम फुल पीक पे भी जा सकती है अगर अलग अलग चेक्स नहीं लगे तो। अब बोलोगे मैम चेक्स मतलब प्रेडेटर, सिर्फ प्रेडेटर नहीं हो सकता है, रिसोर्सेज इतने ज्यादा हो। देखो अच्छा एक बात बताओ, पॉपुलेशन कम कब होती है, मतलब
तुमको लग कब गया कि नहीं अब पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकती? मैम पहले तो या तो प्रेडेटर ना रहे, मतलब उनका जो उनको खाने वाला है, जो ऊपर उसके ऊपर का ट्रॉपिक लेवल वाला मेंबर है वो ना रहे, ये पहला तरीका, ये पहला चेक हुआ। दूसरा चेक, या तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहे, ठीक है, या तो तीसरा जो कंपटीशन है वो कंपटीशन में ही कोई ना हो, अनलिमिटेड रिसोर्स हो। तो एक बात बताओ, जहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता है वहां पे ग्रोथ कर्व कैसा होता है? मैम एक्सपोनेंशियल। दूसरा नाम बताओ मैम जे शेप कर्व, एक और नाम बताओ टी शेप कर्व, ठीक है। पर एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नहीं मैम। तो किस टाइप का ग्रोथ कर्व फॉलो होता है? मैम सिग्मॉइड शेप कर्व। दूसरा नाम बताओ मैम एस शेप कर्व, एक और नाम बताओ मैम, उसको बोलते हैं हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। याद आ गया? आगे पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ मॉडल, एक्सप्लेन व्हेन इज दिस पॉसिबल, व्हाई इज दिस नोशन अनरियलिस्टिक। बताओ एक्चुअल में कि जब इन्होंने ये कंडीशन दी है कि चेक्स कोई है ही नहीं, रोकने वाला ही नहीं कोई हाथी को, और उसका एकदम फुल इसमें पॉपुलेशन ग्रो हो गया, तो बताओ ऐसा कब पॉसिबल है? अभी तो बोला हमने एक्सपोनेंशियल जब ग्रोथ हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, फिर उसका जो ऊपर का प्रेडेटर है वो एब्सेंट हो, कंपटीशन कोई हो ही ना, ठीक है। अब कंपटीशन कब नहीं होता? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहते हैं। और बताओ कि ये अनरियलिस्टिक क्यों है? एक्चुअल में ऐसा होगा क्यों नहीं? क्योंकि हमने अभी आंसर में बोला एक्चुअल में ऐसे कभी भी कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व शो करती ही नहीं है। कौन सा ग्रोथ कर्व होता है? एस शेप कर्व, सिग्मॉइड या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। चलो आंसर देखते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल इफ द ग्रोथ ऑफ दिस मॉडल इज एक्सपोनेंशियल। तो कैसे ड्रॉ करोगे? कुछ इस शेप में, इसलिए उसको जे शेप भी बोलते हैं, कभी कभी कुछ लोग टी से भी रेफर करते हैं। दैट इज हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज। दिस नोशन सीम टू बी एन अनरियलिस्टिक सिचुएशन बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमेशा लिमिटेड रहते हैं। या तो रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो जाएंगे, या तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, या तो कोई प्रेडेटर आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में किस टाइप का कर्व दिखता है? हेंस इट फॉलो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। मतलब कैसा बनेगा? एस शेप कर्व, सिग्मॉइड शेप कर्व, जिसके 4 फर्दर फेसेस होते हैं। कौन कौन से? लैग, लॉग, लैग फेस, लॉग फेज, फिर ये आता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम या स्टेबल फेज, जिसपे अभी हम आने वाले हैं, और आखिरी वाली धीरे धीरे नीचे होने लगती है, जो तुम्हारी बुक में मेंशन नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं? डिक्लाइन। याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। Why are small animal rarely found in polar region? लो अभी तो बोला था जब हमने डिस्कस किया था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। स्मॉल एनिमल का कौन सा रेशो ज्यादा होता है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशो। तो अगर ये रेशो ज्यादा हो गया मतलब ज्यादा हीट लॉस, ज्यादा हीट लॉस मतलब उतना खाना पड़ेगा, और उतना तो है ही नहीं वहां पे, वो मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। इसलिए कोई मिलते ही नहीं है स्मॉल साइज एनिमल। देखते हैं आंसर। स्मॉल साइज एनिमल हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, सो दे टेंड टू लूज heat very fast during cold condition. They need to spend more energy to generate body heat. Due to this, smaller animal are rarely found in polar region. याद रहेगा, बहुत बार डिस्कस हो गया है, ये आता है, ये क्वेश्चन 110% फंसता है, स्टेटमेंट में फंस जाता है। इतने से तुम रूल्स को ध्यान में नहीं रखते, कौन कौन से, या तो ये स्टेटमेंट आता है, या तो एलन्स रूल डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं सेक्शन ए में, या तो फिर वो गॉस हाइपोथेसिस पूछ लेते हैं, या पूछ ले बताओ अल्टरनेटिव क्या है, जो अब हमने नया वाला पढ़ा है गॉस हाइपोथेसिस का, वो बताओ, ठीक है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं साइंटिस्ट के, वो कहाँ आएंगे? सेक्शन ए 2 मार्कर में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। हाउ विल यू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी? जल्दी बताओ, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या? अभी आगे पढ़ो ही मत। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या? मैम पॉपुलेशन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत सही। अब बताओ मेजर कैसे करोगे? मैम याद करो, मैंने बताया था एक टेबल तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कुछ ऐसा बना हुआ है, बीच में तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी दिया हुआ है, बुक में येलो कलर का डायग्राम है, ठीक है। फिर एक जगह ऐसा एरो बना है, वहां पे लिखा है डेथ रेट, जो एक नेगेटिव वैल्यू है, सब्सट्रैक्टिव वैल्यू है। एक जगह लिया हुआ है BR मतलब बर्थ रेट, जो एक एडिटिव वैल्यू है। एक जगह लिखा हुआ है इमिग्रेशन मतलब कितने लोग अंदर आए माइग्रेट करके, जो भी एक एडिटिव वैल्यू है। और एक है एमिग्रेशन मतलब कितने लोग वहां से गए, जो एक सब्सट्रैक्टिव वैल्यू है। याद आया? तो पॉपुलेशन डेंसिटी
डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले तो उसकी डेफिनेशन हुई, और कौन से फैक्टर है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, डेथ रेट, बर्थ रेट। चलो आंसर देखते हैं। ओके पर ये उन्होंने तो ये हमको याद आ गया। अब क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं। डेंसिटी इन द फॉलोइंग केसेस, तो बोलोगे मैम इतना सारा तो फिर कुछ यूज का ही नहीं रहा, यूज नहीं रहा पर तुमको रिवाइज तो हो गया। तो देखो फिश इन लेक, तो बताओ कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि होगा क्या, ये क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है और आंसर कुछ और आएगा। ये बोल रहा है बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी, तुम डिफाइन करके बताओ, या डिसाइड कैसे करेंगे अगर हमें पता लगानी है कितनी मछलियां हैं एक तालाब में। तो हमने क्या किया, जो कैच किया मछलियां पकड़ी, और एक कैच में जितनी भी मछलियां आ जाएंगी उसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी लगा के क्या करेंगे, आइडिया लगा के करेंगे कि ओके एक कैच में इतनी मछलियां आ रही तो अराउंड इतनी मछलियां होंगी। तो देखो फिश कॉट पर ट्रैप, तो हमने क्या किया, एरिया वाइज उसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। दूसरा टाइगर सेंसस इन द नेशनल पार्क, हमें कैलकुलेट करना है एक नेशनल पार्क में कितने टाइगर हैं, तो नंबर पर यूनिट एरिया की एक पर्टिकुलर एरिया में कितना टाइगर रोम कर रहा है। अब बोलोगे मैम ऐसे तो 2-3 भी कर सकते हैं, याद करो जो बड़े प्रेडेटर्स रहते हैं जैसे टाइगर हुए, लायन, उनके एरियाज रहते हैं, है ना, ऐसे नहीं कि इतने रूम के बराबर एरिया में वो घूमते रहेंगे, नहीं, बहुत बहुत किलोमीटर्स तक उनके एरिया रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बड़े एनिमल है ना, बड़ा प्रेडेटर है, तो उनको हंटिंग एरिया भी बड़ा चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइगर घूम रहे हैं। इसलिए तुम अगर डिस्कवरी चैनल पर देखोगे वो क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये टाइगर्स घूम रही है, ये टाइगर घूम रहा है, उस अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सिंगल ह्यूज बानियान ट्री विद अ लार्ज कैनोपी, तो वापस हमें अब पता करना है कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, तो कितने उसका पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। तो हम क्या देखेंगे कि कितना ज्यादा उसका कवर है बायोमास में, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41, हाउ डू सील अडेप्ट टू द नेचुरल हैबिटेट। तो भैया सील की खास बात क्या है, सबसे पहले मैम एक तो वो समुद्र में रहती है, ठीक है। दूसरी बात बताओ मैम वो ठंडे एरिया में भी रहती है, तो तुम्हें अगर ठंडे एरिया से याद आ रहा हो, कोई भी एनिमल जो ठंडे एरिया में रह रहा है वो क्या करता है, अपनी स्किन के नीचे एक बहुत मोटी फैट की लेयर डिपॉजिट कर लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट जो आता है ना वो लोग निकालते रहते हैं अपने ऊपर के नॉस्ट्रल नोजल जो पोर्स रहते हैं उससे टाइम टू टाइम निकालते हैं, इतना सॉल्टीनेस थोड़ी ना कोई टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। अब आंसर देखते हैं, सील अडेप्ट टू द नेचुरल हैबिटेट जो उनका कोल्ड क्लाइमेट है बाय डेवलपिंग अ थिक लेयर ऑफ फैट, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लबर, below their skin that act as insulator and reduce excess loss of body heat। दूसरा जो एग्जाम्पल है मैंने बताया कि एक्सेस सॉल्ट जो रहता है वो भी उनसे टाइम टू टाइम नोस्ट्रल से निकलता रहता है। सेम चीज तुम कुछ पेलिकन जो फिशेज हैं, सॉरी फिशेज नहीं, जो बर्ड्स हैं उनमें भी देख सकते हो, कुछ कुछ टाइम बाद ना तुमको ऐसा लगेगा वो छींक नहीं रही है, वो सॉल्ट निकल रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। Species facing competition might evolve a mechanism that promote coexistence rather than exclusion। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसी स्पीशीज जो कंपटीशन में है वो गायब होने की जगह पे, याद करो किसने बोला था, गॉस ने, है ना, गॉस साइंटिस्ट, उन्होंने बोला था कि अगर दो स्पीशीज है उनके रिसोर्सेज वही हैं, कंपटीशन में है, तो नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन से क्या होगा, एक स्पीशीज गायब हो जाएगी। पर अब हमको पता है गायब नहीं होगी, क्या होगा उसका, को एक्सटेंशन। अब ये हमको पता है, ठीक है, को एग्जिस्टेंस, एक्सटेंशन नहीं, एक्सिस्टेंस मतलब गायब ही होगा, को एग्जिस्टेंस मतलब एक साथ रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल साइटिंग सूटेबल एग्जाम्पल। वो बोल रहे कि पर गॉस भैया ने, मतलब गॉस भैया नहीं, गॉस सर ने तो बोला था कि अगर दो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता था कि अगर दो स्पीशीज एक साथ कॉम्पिटिशन में रह रही है, रिसोर्सेज एक है, तो एक जो वीकर वाली है वो गायब हो जाएगी। पर अब हमको पता है गायब नहीं होगी, को एग्जिस्ट करेंगे दोनों। अब यही स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। चलो देखते हैं। The principle of competitive exclusion was proposed by G.F. Gauss, which states that two species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one, मतलब जो कमजोर रहेगी, one will be eliminated eventually, मतलब एक जो कमजोर रहेगी वो ऑटोमेटिकली इवेंचुअली क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी।
This law is also known as Gauss law. Mechanism are resource partitioning. अब मैंने बताया था कि दूसरा तरीका क्या है को एग्जिस्ट करने का, या तो अगर एक ही हैबिटेट शेयर कर रहे हैं और रिसोर्स सेम है तो वो बोलेंगे भैया तुम सुबह हंट कर लो, मैं शाम को हंट कर लेता हूँ, या हंटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है ना। तो उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिसोर्स पार्टीशन में रिसोर्स अलग अलग मतलब वो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मैकलूथर ऑन वैबलर्स। तो याद करो वैबलर्स में तुमने देखा था कुछ वैबलर्स क्या थी, उन्होंने अलग अलग ट्री की ब्रांचेस ले ली थी, है ना। उन्होंने बोला हम नीचे ही रहेंगे और उसी फूड पे हम सर्वाइव करेंगे। कुछ वैबलर्स ने बोला क्योंकि है तो सेम, फूड भी सेम है, पर उन्होंने क्या किया, रीजन को डिवाइड कर लिया, ठीक है। मूव करें आगे। क्वेश्चन नंबर 43, हमिंग बर्ड्स। अब हमिंग बर्ड्स बोलते ही याद आएगा मैम छोटा एनिमल है, छोटा एव्स का मेंबर है। जो छोटे एनिमल्स रहते हैं वो ठंडे क्लाइमेट में नहीं जिंदा रह पाते, ये तो एकदम पहली ही चीज याद आ रही होगी। चलो पढ़ लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। हमिंग बर्ड्स लिव अमंग द बुशेस इन ट्रॉपिक्स। हाँ पता है ट्रॉपिक्स की बुशेस में रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वापस उसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा रहता है, तो हीट लॉस ज्यादा होती है, तो ज्यादा खाना पड़ता है, और ज्यादा खाना इतना पूरा कंटिन्यूस खाना कहाँ मिलेगा तुम्हें, ट्रॉपिक एरिया में मिलेगा। कोल्डर क्लाइमेट तो वैसे ही एक्सट्रीम कंडीशन में आ गया, परमाफ्रॉस्ट रीजन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वाइल पेंगुइन लिव ऑन आइसबर्ग्स। हाँ पेंगुइन आइसबर्ग्स में रहते हैं। क्यों, वापस दोनों का देखो डिफरेंस देखो, इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम है इसलिए ये जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन देयर हैबिटेट आर रिवर्स। अगर हैबिटेट रिवर्स करे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भैया, क्योंकि दोनों में अडेप्टेशन है। पहले तो इसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इतना फूड रिक्वायरमेंट उसको इससे नहीं होगा। सिमिलरली इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम है, तो इसको हीट लॉस भी कम हो रहा है। दूसरा पेंगुइन ने क्या किया है, थिक लेयर बना ली है, किसकी, वही ब्लबर की। उसके बाद उनके ऊपर क्या है, फर भी है, ठीक है। याद आया कुछ, चलो आंसर पढ़ते हैं। जस्टिफाई पूछा है। हमिंग बर्ड आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ ट्रॉपिक, वो तो पता ही है। दे हैव लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, सो दे टेंड टू लूज हीट वेरी फास्ट। अब हीट वेरी फास्ट होगा तो खाना भी उतना ही पड़ेगा, इवन व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। पेंगुइन लिव ऑन आइसबर्ग, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है। दे हैव लेस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, द लेसर द रेशियो। ये देखो ये है काम की चीज, द लेसर द रेशियो, जितना कम रेशियो रहेगा उतना ही इफेक्टिव क्या होगा, थर्मो रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर का रेगुलेशन करना उतना ही ईजी हो जाएगा, इफेक्टिव रहेगा। ऑल्सो दे हाइड इन द ग्रुप टू एस्केप फ्रॉम कोल्ड कंडीशन। याद करो जब तुम लोग देखी ही होगी तुम्हारे कौन सी जो मूवी है, कौन सी कोल्ड, जो कोल्ड वाली जो एक मूवी है, मुझे नाम नहीं आता, जिसमें पेंगुइन्स रहते हैं सारे, है ना, अलग अलग पूरा अलग अलग टाइम एरा का चलता रहता है। तो तुमने देखा होगा सारे पेंगुइन्स कैसे एक एक ग्रुप बना के एक दूसरे में से घुसे पड़े रहते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि बॉडी हीट रहे, एक साथ ग्रुप में रहेंगे। वही चीज हुई ना, तुम्हें ठंड लग रही है और मम्मी बस सो के उठी है, तुमने बोला मत सो, मैं जाके आप ही की रजाई में घुस जाती। तो क्या हुआ, एक साथ जब हम एक साथ रहते तो टेम्परेचर से हम कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी हीट रहती है, एक दूसरे की बॉडी हीट से वार्मनेस मिलती है ना। तो पेंगुइन भी क्या करते हैं, हमेशा ग्रुप्स में मिलेंगे, अकेला पेंगुइन घूमते हुए नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से वहां मूव करता है, ठीक है। तो वही ले रहे हैं और वही लिख रहे हैं वो। ऑल्सो दे हाइड इन ग्रुप्स टू एस्केप फ्रॉम कोल्ड कंडीशन, देयरफॉर बोथ ऑफ देम विल नॉट सर्वाइव इफ देयर हैबिटेट आर रिवर्स्ड, ठीक है। इजी था ये। तुम एक और पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो कि इनमें क्या रहता है, ब्लबर रहता है, और जैसे ये ट्रॉपिक कंडीशन में रहती है तो अगर ब्लबर इसमें आ गया तो फिर तो प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। डिस्क्राइब द स्पेसिफिक एडेप्टेशन ऑफ ज़ेरोफाइट। लो अभी तो डिस्कस किया, ज़ेरोफाइट मतलब मैम जो प्लांट्स है या जो प्लांट्स जो किस में रह रहे हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में, एरिड कंडीशन में, जहाँ प्रेसिपिटेशन क्या है, बहुत कम है। रिस्पेक्ट टू देयर रूट सिस्टम, स्टेम एंड लीफ। तो जैसे रूट सिस्टम, पहले तो रूट्स कैसे होते हैं मैम, पानी हर कहीं तो मिलेगा नहीं, तो जो रूट्स रहती है वो एकदम डीप रूट रहती है। दूसरा स्टेम सिस्टम मैम, लीफ नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर लीफ की भी बात करें लीफ होती नहीं है, लीफ
झड़ जाती है, मॉडिफाइड रहती है थॉर्न में या प्रिकल में, ठीक है, या थॉर्न में, या फिर जो अगर स्टेम रहेगी तो थिक क्यूटिकल रहेगा, जो स्टेम है वो एक ही रहेगी, ग्रीन कलर की रहेगी, वही फोटोसिंथेसिस करेगी, फ्लैशी रहेगी, और खुद को बचाने के लिए भी थॉर्न्स रहेंगे उसके ऊपर, बिल्कुल सही। और स्टोमेटा कैसे रहेंगे मैम? संकन स्टोमेटा रहेंगे, जो पिट के अंदर रहेंगे। और कब ओपन होंगे स्टोमेटा मैम? रात को ही ओपन होंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कैंप फोटोसिंथेसिस फॉलो करते हैं। चलो आंसर देखते हैं। एडाप्टेशन इन रूट्स, अब एक एक करके पूछा है तो एक एक करके आंसर देंगे। वेल डेवलप्ड एंड एक्सटेंसिवली ब्रांच लॉन्ग रूट सिस्टम इज सीन इन xerophyte, though some perennial xerophytic of succulent nature possess extensive but shallow root system. They seem to absorb water from dewdrops and small rain droplets. मतलब अच्छा ब्रांच लॉन्ग डीप रूट सिस्टम रहेगा, पर कुछ में शैलो रहता है। शैलो मतलब ऊपर ऊपर ही, ज्यादा डीप नहीं है। क्यों? जो थोड़े बहुत भी ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, उसी को वापस वो रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं किस में अडेप्टेशन पूछा उन्होंने? स्टेम में। स्टेम ऑफ वुडी xerophytic आर कंपेटिबली स्टन hard and rigid. ठीक है, in the case of acacia the main stem and branches may occur as thick, fleshy, flattened and green modified structure called phylloclade. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा? फाइलोक्लेड बोलना, मतलब ऐसी स्टेम जो ब्राउनिश होने की जगह पे खुद क्या है? ग्रीनिश कलर की, क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस करने वाली, वो क्या है? फ्लैशी है, थिक है, ग्रीन है और फ्लैटेंड है, चपटी। क्यों चपटी की है जरा बता सकते हो? क्योंकि जैसे ही स्टेम चपटी हो गई, सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो कम वाटर लॉस होगा, वापस वही ट्रांसपिरेशन से पानी थोड़ा कम उड़ेगा, तो कम उड़ेगा तो ज्यादा पानी सेव हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला मूव करें लीव्स का। तो लीव्स का तुम्हें याद है, लीव्स ही नहीं रहेंगी। अगर रही तो क्यूटिकल थिक रहेगा, अगर रही तो स्टोमेटा कैसे रहेंगे? संकन रहेंगे, और नहीं रही तो क्या रहेगा? थॉर्न्स, उसके बाद प्रिकल, ठीक है, या स्पाइन, ये रहेंगे। या फिर एक और पॉइंट हमने पढ़ा था क्या? कैंप फोटोसिंथेसिस। चलो देखते हैं आंसर को। एडेप्टेशन इन लीव आर बेसिकली शॉर्ट साइज विच डिक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग ओवरहीटेड व्हेन एक्सपोज्ड टू सोलर रेडिएशन एंड थस बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो या तो है ही नहीं, और है तो बहुत छोटी है साइजेस में। ठीक है, उसके बाद लीव ऑफ xerophytics आर नोन टू स्टोर वाटर, दे आर यूजुअली थिक, फ्लैशी, ग्रीन एंड लेदरी। साथ में और क्या पॉइंट्स लिख सकते हो? लिखो जरा कौन कौन सा। कि सबसे पहले संकन स्टोमेटा, उसके बाद कैसा फोटोसिंथेसिस का पाथवे? कैंप फोटोसिंथेसिस। और अगर है ही तो क्या रहेगा? थिक क्यूटिकल। ठीक, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ डज ह्यूमन बॉडी, ठीक है भैया, ह्यूमन बॉडी मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर बोथ इन समर्स एंड विंटर। तो ह्यूमन मतलब क्या मैम? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का दूसरा नाम मैम होम्योथर्मिक। कौन सी प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं? होम्योस्टैसिस। अच्छा एक और बताओ, एक और नाम है हमारा मैम यूरीथर्मल। बिल्कुल सही। तो हम क्या है? वार्म ब्लडेड, या फिर होम्योथर्मिक, या फिर यूरीथर्मल। बिल्कुल ठीक। हम कैसे मेंटेन करते हैं मैम? जब गर्मी होती है तो बहुत पसीना निकलता है, भयंकर पसीना निकलता है। बिल्कुल सही। तो पानी, तो वाटर क्या है? वाटर की हीट रिटेंशन प्रॉपर्टी है। जितना भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, पानी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, या तो यूरिनेशन के थ्रू बाहर, या तो फिर स्वेट के थ्रू बाहर। तो जैसे ही पानी निकलने लगा तो प्यास भी लगने लगी, तो और पानी पीने लगे। अच्छा बताओ विंटर में क्या करोगे मैम? इसका उल्टा करेंगे। ठंड लगती है, शिवर होती है, तो जब हमें ठंड लगती है, गूज़बम्स आते हैं, ऐसे ऐसे कांटे कांटे उभर आते, तो होता क्या है? वो कांटे कांटे या फिर पाइलो इरेक्शन किस वजह से होता है? जो हमारे स्किन के नीचे जो मसल्स है ना, वो आपस में रगड़ने लगती है, फ्रिक्शन कॉज होता है। और किसी भी चीज को घिसोगे, हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं हम ठंड में, क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी फ्रिक्शन होता है तो क्या क्रिएट होता है? हीट क्रिएट होती है। तो बॉडी की मसल्स ऑटोमेटिक फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं ताकि हीट क्रिएट होगी। इसका रिजल्ट ये रहता है कि तुमको जो हेयर रहता है वो इरेक्टेड दिखता है, तो पाइलो इरेक्शन उसका रिजल्ट रहता है। यही तो लिखना है। चलो आंसर देखते हैं। इन समर्स द आउटसाइड टेम्परेचर इज वेरी हाई देन आवर बॉडी टेम्परेचर, ड्यू टू दिस प्रोफिस स्वेटिंग ऑकर्स। भयंकर स्वेटिंग हो रही है। दिस कॉजेज इवेपोरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। वही है, पानी क्या करेगा? अपने साथ हीट लेके निकल जाएगा बॉडी के बाहर। तो क्या हुआ? हीट लेके निकल गया, तो इवेपोरेट और कूल हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, दूसरा देखो। इन विंटर द आउटसाइड टेम्परेचर इज मच लोअर देन आवर बॉडी टेम्परेचर,
दिस कॉजेज शिवरिंग, ठंड लग रही है, अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट प्रोड्यूस हीट एंड रेज द बॉडी टेम्परेचर। इजी था ना। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। लिस्ट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। वो पूछ रहे एक पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो चलो देखते हैं आंसर। सबसे पहले अच्छा रुको, जैसे ही पॉपुलेशन बोला तो मैंने बोला एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइम में वो पॉपुलेशन मिल रही, क्या बोलेंगे उसको? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में वही चार चीजें, कितने लोग ऐड हो रहे मतलब क्या? बर्थ रेट। कितने लोग हट रहे मतलब डेथ रेट। टेम्पररी आ रहे कहीं से मूव होके माइग्रेट होके, इमिग्रेशन। टेम्पररी जा रहे कहीं से तो एमिग्रेशन। परमानेंट मतलब मर गए। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो पहला क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, द साइज ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है इसको स्टार मार्क करो। क्यों मैम? क्योंकि ये आएगा सेक्शन बी का क्वेश्चन 3 मार्कर में, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेट यूनिट ऑफ स्पेस इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। पर्टिकुलर जगह में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेंसिटी डिपेंड अपॉन एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ट्रॉफिक लेवल एंड मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम। मतलब कितने लोग रहेंगे उस पर्टिकुलर जगह पे, वो किस पे डिपेंड है कि उसमें एनर्जी फ्लो कैसा है। अब हम अपनी टर्म्स में बोले कि उस जगह रिसोर्सेस कैसे है। रिसोर्स मतलब एनर्जी तो हुई एट द एंड ऑफ द डे। तो फ्लो ऑफ इकोसिस्टम, न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब वही, और मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम कैसा है, मेंटेन है, हाई है, कम है, क्या है। ठीक है, उसके बाद अब पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एज। कैसे कैलकुलेट कर सके हो? कितने लोग उसमें ऐड हुए तो उसको क्या बोलते हैं? बर्थ रेट। बर्थ रेट का दूसरा नाम क्या है? नेटेलिटी। द बर्थ रेट और नेटेलिटी डिनोट्स the produced new number of individual produced by a natural method in per unit time। उस पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उस पॉपुलेशन में कितने और लोग ऐड हुए। इसी का उल्टा क्या रहेगा? डेथ रेट या मोर्टालिटी। उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लोग मर गए, डेथ रेट या मोर्टालिटी। देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? इंडिविजुअल पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडिविजुअल डिफाइंड बर्थ रेट या मोर्टालिटी या डिफाइंड डेथ रेट या सॉरी डिफाइंड बर्थ रेट या नेटालिटी या डिफाइंड डेथ रेट मोर्टालिटी, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं और कंपाइल होके भी आएगा। और कंपाइल होके आया तो सीधे किसे कहाँ जाएगा? सेक्शन बी 3 मार्कर क्वेश्चन में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अगले इसी के सब पार्ट पे, पिक्चर ले लिया। ओके, तो देखो डेथ रेट जो मैंने बोला, मोर्टालिटी, इट डिनोट द डेथ रेट ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, मतलब कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर और इंडिविजुअल डाइंग इन अ गिवन पीरियड। अब आखिरी होता है कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं के से। याद करो हमने पढ़ा था, एक ग्राफ में पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन कितना मैक्सिमम नंबर तक पहुंच सकती है, उसको क्या बोलेंगे हम? कैरिंग कैपेसिटी। देखो जरा, अ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन accommodate in a certain space of a particular habitat or ecosystem depending on its size and productivity. This is called what? Carrying capacity। मतलब एक number of organism जो particular जगह पे maximum number कितना आ सकता है उसको क्या बोलेंगे? carrying capacity। याद करो जब मैं पढ़ा रही थी मैंने बोला था कि अभी ह्यूमन बहुत पास है अपने carrying capacity को रीच करने के लिए। एक बार हम रीच हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज स्टेबल हो जाएंगे। अब रिसोर्सेज और ऐड नहीं होंगे, तुम खुद देख सकते हो धीरे धीरे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। फिर क्या हो गया? हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, क्योंकि रिसोर्सेज भैया उतने में सर्वाइव करना है। याद आया? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। इंडिविजुअली अगर ये पूरा क्वेश्चन आया सेक्शन बी में जाएगा, इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन का पूछा तो वो सेक्शन ए में जाएगा 1-1, 2-2 मार्क में, या फिर केस स्टडी बेस में गया तो सब पार्ट्स में एंटर कर जाएगा। बट अगर इंडिविजुअल पूरा नहीं जाएगा, पूरे लेंथ में नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। Differentiate between commensalism and mutualism by taking one example each from plants only। मतलब तुमको एक एग्जाम्पल बताना है कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म का। बहुत बढ़िया, बताओ मुझे पहले दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है। मैम ये रिलेशन दो इंडिविजुअल के बीच में, ये भी दो इंडिविजुअल के बीच में। ठीक है, क्या डिफरेंस है? मैम म्यूचुअलिज्म में दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे पे कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं। जैसे फिग और वैस का, अगर उसमें से एक को भी हटाया तो दूसरा ऑटोमेटिकली मर जाएगा, क्योंकि वो दोनों हाईली इंटरडिपेंडेंट है, दोनों बेनिफिट में है या तो दोनों एकदम नुकसान में जाएंगे। ठीक है, कमेंस
कमेंसलिज्म में बताओ। मैम एक इंडिविजुअल को फायदा है, एक को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, अनअफेक्टेड चल रहा है। ठीक है, चले आंसर देखते हैं। तो कमेंसलिज्म इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन स्पीशीज इन विच, ये इंपॉर्टेंट, विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड nor harm, मतलब unaffected. Example of such association is orchid growing as epiphyte on mango tree. अब इसको ऑर्किड को क्यों फायदा है? क्योंकि उसको क्या चाहिए? धूप चाहिए, तो वो चढ़ गया उसके ऊपर। पर मैंगो ने बोला तुम रहो ना रहो, मेरा क्या जाता है, तो वो क्या रहा? unaffected, which remain unaffected by its growth. ठीक है, दूसरा, whereas mutualism is a type of interaction in which both the species involved are benefited. Example, lichen representing mutual association between algae and fungi. Okay, in which algae is protected by fungi, which also provide nutrition for synthesis of food, while algae provide food to fungi as they are incapable of synthesizing their own food. तो ये अब plants का ही बोला है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने किसका लिया? lichen का एग्जाम्पल। lichen का कैसा एग्जाम्पल? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, याद करो, जिसमें एल्गे और फंगाई ने बोला हम एक साथ रहते हैं, तुम मेरे को शेल्टर दो। किसको बोला? फंगाई ने बोला एल्गे को। ठीक है, और उसकी जगह पे मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जमीन से एब्जॉर्ब करके तुमको दूंगा। और एल्गे ने बोला ठीक है, उसके अगेंस्ट में मैं क्या दूंगा तुमको? मेरे पास में ग्रीन पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस में कर सकता हूँ, तो फूड बना के मैं तुमको दूंगा। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ? ये भी एक टाइप का म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप ही है। ठीक है, याद रहेगा। पर यहाँ पे फिग और वास्प का क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्लांट्स ओनली। तो यहाँ गलती मत करके आना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। इसलिए मैं बोलती हूँ कीवर्ड्स को क्या करना है? अंडरलाइन। ठीक है, अब बोलोगे मैम एग्जाम में कीवर्ड्स को तो हम क्वेश्चन पेपर में कुछ अंडरलाइन भी नहीं कर सकते। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैंने बोला था कि एक पेज को अपना रफ लिख लेना, रफ बना लेना, उसी में पेंसिल से लिख लेना कि क्या है वो कीवर्ड्स, और फिर सारा फ्रेम आउट करना स्टार्ट करना। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। नेम एंड एक्सप्लेन द काइंड ऑफ इंटरैक्शन इन द फॉलोइंग। अब तुमको एक्सप्लेन करना है किस टाइप का इंटरैक्शन हो रहा है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। तो पहला वाला देखो, एल्गी एंड फंगाई इन लाइकेन। अभी तो पढ़ा कैसा था? म्यूचुअलिज्म, दोनों एक दूसरे पे क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए। तो देखो, लाइकेन शो एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्ट इंटरैक्शन with both fungi help in absorption of nutrition and provide protection, while algae or cyanobacteria prepare देयर फूड। क्योंकि algae के पास क्या है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मतलब कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस किया, फूड बनाया, किसको दिया? लो भैया फंगाई तुम ले लो, और शेल्टर मेरे पास भी रह लो। फंगाई ने बोला एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके देता हूँ, और सिंस मेरे पास डिफेंसिव मैकेनिज्म है, मेरे को कोई आके खाएगा नहीं, तो तुम मेरे पास रह लो। ठीक है, तो मैं प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करूंगा। अब देखते हैं दूसरा वाला, हेड लाउस एंड ह्यूमन, मतलब सर में रहने वाली जुएं। तो कैसा है? उससे हमको कोई फायदा है? नहीं। क्या तुम सुंदरता के लिए रखते हो क्या जुएं, कि आज मेरे सर में 100 जुएं हैं, बड़ी सुंदर दिख रही हैं? तो दूसरे ने बोला नहीं नहीं, मेरे पास 1000 है, और ज्यादा सुंदर दिख रही है। नहीं भैया, डेकोरेशन नहीं है सर का, क्या है वो? पैरासाइट है, तुम्हारे सर पे रह भी रही है, मतलब शेल्टर भी ले रही है और न्यूट्रिशन भी ले रही है। देखते हैं आंसर। हेड लाउस शो एक्टोपैरासाइट। वापस पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक जो बाहर रहता है, एक जो अंदर रहता है। तो इलिया बोल रही हूँ, जो लाइस है या लाउस है कहाँ रहती है? सर के ऊपर, मतलब बॉडी के बाहर। तो कैसी हुई? एक्टोपैरासाइट। हेड लाउस एक्टोपैरासाइट ऑन ह्यूमन इन विच हेड लाउस इज गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड दस बेनिफिटेड व्हाइल ह्यूमन बीइंग आर हार्म्ड। याद रहेगा। थर्ड देखो, हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन। अब तीसरा रिलेशन पूछ रहे, बताओ हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन का। तो देखो, दे शो कमेंसलिज्म। क्यों कमेंसलिज्म? वापस एक को फायदा, एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। As hermit crab is benefited because it get protection from the predator which stay away from stinging tentacle of sea anemone। तो अगर तुम यहाँ देख सकते हो तो ये क्या है? ये जो टेंटिकल वाला है ये सी एनिमोन है, ये अपना शेल बना के वो ऐसे ही बैठा हुआ है। ठीक है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हर्मिट क्रैब ने बोला मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, इसको ग्रो करवा लेता हूँ अपने अंदर, ठीक है, अपने ऊपर। तो होगा ये कि मैं चल रहा हूँ और अगर कोई मेरे को खाने को आया तो इसका डिफेंसिव मैकेनिज्म ये उसको मारने लगेगा, तो मैं तो बच जाऊंगा बाबा। तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप रहा? कमेंसलिज्म, जिसमें हर्मिट क्रैब को फायदा क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है इस सी एनिमोन की प्रेजेंस में। तो सी एनिमोन तो अपना डेली रूटीन कर रहा है। सिमिलर एक एग्जांपल एक और पढ़ा था तुमने, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। कौन सा? हर्मिट क्रैब, वहां पे सी एनिमोन ही था, पर कौन से फिश थी? क्लाउन फिश। याद आया? जहां पे मैंने बोला था फाइंडिंग नीमो, वही वाली। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे।
देखो अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम पैटर्न, कौन सा पैटर्न मैम, कीवर्ड्स को करना है अंडरलाइन। एक्सप्लेन वर्हस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो याद करो मैंने बताया था ये वही वाला ग्रोथ कर्व है जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक। अब देखो बोलोगे मैम नहीं याद आ रहा, क्या करें, अरे यहाँ लिखा तो है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जो ये साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, एक ग्रोथ कर्व दिया था। एक बोला था कि इमेजिनरी है ना, जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं, पर हमको पता है जो एक्चुअल में हो नहीं सकता। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का दूसरा नाम क्या है मैम, जे शेप कर्व। कभी कभी वही क्वेश्चन किस नाम से आता है मैम, टी शेप कर्व, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनिज्म का होता है, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक, कौन सा, रियलिस्टिक। अब याद रखो लॉजिस्टिक की जगह पे वो ये भी लिख सकते हैं कि रियल ग्रोथ कर्व किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसकी लाइफ साइकिल में कौन सा होता है, या लाइफ कौन सा ग्रोथ कर्व एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को डिपिक्ट करता है। तो इन हर सिचुएशन में आंसर क्या आएगा तुम्हारा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। दूसरा नाम क्या है मैम, सिग्मॉइड शेप कर्व। एक और नाम बताओ मैम, एस शेप कर्व। याद आया, अब वही सारा बताना है। याद करो वापस 5 सेकेंड लो, क्या क्या रहता है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेबल और डिक्लाइन। डिक्लाइन तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, लिखना हो तो लिख के आ जाओ, मार्क्स वार्क्स कुछ कटने नहीं वाले उसके लिए, पर ये बाकी की 3 स्टेजेस तो तुमको लिखनी पड़ेंगी। चलो आंसर देखते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद अ लिमिटेड रिसोर्सेज इनिशियली शो लैग फेज। चाहो तो लेबलिंग भी करते चलो मेरे साथ। तो ये जो ब्लू वाला है वो कौन सा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ फेज। इसमें स्टार्टिंग में देखो क्या है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, अभी पॉपुलेशन क्या है, कम है, धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। तो ये कौन सा फेज है तुम्हारा, लैग फेज। उसके बाद क्या होता है, फॉलोड बाय एक्सपोनेंशियल फेज एंड फाइनली अ डिक्लाइनिंग और स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो ये वाला जो है जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, बेसिकली जो एस शेप इसी वजह से आ रहा है, वो कौन सा है, लॉग फेज। लॉग फेज को क्या बोल सकते हो, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ। अब याद रखना एक्सपोनेंशियल जो तुम्हारा कर्व है वो अलग है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ अलग है, और ये पूरे सिग्मॉइड का एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसको तुमने लैग फेज या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोला है, वो अलग है। उसके बाद क्या आता है, अब तुम्हारी बुक में उन्होंने इसको एक ही करके मर्ज किया, पर मैंने बताया था ये वाला रहता है स्टेशनरी, स्टेबल है, जितनी पॉपुलेशन खत्म हो रही बस उतनी ही ऐड हो रही, बाकी कुछ नहीं हो रहा। पर उसके बाद कौन सा आएगा, तो ये कौन सी हुई, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज, या फिर कौन से तुम्हारे इसी का दूसरा नाम क्या है, स्टेबल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे ये जो कर्व है थोड़ा थोड़ा नीचे घुसने लगता है, जाने लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्लाइन। क्यों, अब पॉपुलेशन होने लगे हैं खत्म, फिर वो पॉपुलेशन अब रिसोर्सेस होने लगे हैं खत्म, तो पॉपुलेशन बोलेगी जब रिसोर्सेस खत्म हो गए हम कैसे मेंटेन रहेंगे बॉस, हम भी खत्म होने लगेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्लाइन। ठीक है, व्हेन द ग्रोथ और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रीचेस कैरिंग कैपेसिटी। याद करो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉपुलेशन का, और क्या होता है वो नंबर होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट पॉपुलेशन जो पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट उसको बियर कर सकता है। मैंने बताया था हम धीरे धीरे अपने कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच रहे हैं, हम मतलब ह्यूमन बीइंग की कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इज कॉल्ड वर्हस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अब इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसके इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क करो। क्यों, क्योंकि इसमें के भी है, एन भी है, आर भी है। अब याद करो ये तुमने पढ़ा हुआ है, डी एन, एन क्या यहाँ स्टैंड करता है मैम, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे डिनोट करोगे, एन से। उसके बाद हम एक एक वेरिएबल देख रहे हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। अब याद करो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, बोलोगे मैम बायो है मैथ्स नहीं, अरे फिजिक्स में तो पढ़ा है, 11th में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो उसका डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन ले रही हूं। तो जब भी हम कोई चीज छोटे से टाइम पीरियड में देख रहे हैं, मतलब पूरा नहीं देख रहे, उस पूरा यहां से यहां तक की जर्नी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, पर इतने से टाइम पीरियड में देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, छोटे से टाइम में देख रहे हैं, तो इसलिए डी एन, और टाइम पीरियड में देख रहे हैं डिवाइडेड बाय डी टी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एन, एन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर छोटी सी पॉपुलेशन पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में देख रहे हैं। अब वो इक्वल किसके है, आर। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट या इंट्रिंसिक फैक्टर,
ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि धीरे धीरे वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, वापस ये कांस्टेंट है। उसके बाद आते हैं के क्या रहा तुम्हारा, एन तो पता ही है मैम, वापस वही पॉपुलेशन डेंसिटी। के क्या हुआ, तुम्हारी कैरिंग कैपेसिटी, मतलब वही चीज जो एक पॉपुलेशन मैक्सिमम नंबर या जो एक हैबिटेट किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का मैक्सिमम नंबर बियर कर सकती है। हुआ क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बार के प्री बोर्ड्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये दोनों ग्राफ की जगह पे सिर्फ बी वाला ग्राफ दे दिया और बोला बताओ कौन सा ग्राफ है और उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। तो प्री बोर्ड में जो सहोदय से पेपर आए थे तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था। उसके बाद तुम अगर ओल्ड पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें भी ये एक फेवरेट टॉपिक रहता है ग्राफ का, या तो ग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं, या तो ग्राफ दिया रहता है, कुछ लेबलिंग गायब रहती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, या तो फिर वो ग्राफ देंगे भी नहीं और ऐसे स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट लिख लेंगे। अब याद रखना, वापस बायो में अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा है ना, कहीं बोला है ग्राफ ड्रॉ करो, नहीं, पर वापस बायो में जहां जहां डायग्राम बन सकता है हम डायग्राम बना के आएंगे, जहां जहां एग्जाम्पल लिखा जा सकता है हम हर चीज लिख के आएंगे। क्यों? यहाँ पे बोलोगे मैम हम तो एक्सप्लेन करके आ गए लैग फेज लॉग फेज, पर यहाँ कुछ लिखा तो नहीं है कि ड्रॉ करो, लिखा नहीं है, पर मार्किंग स्कीम में पक्का ये पूरा बना हुआ रहेगा विद लेबलिंग। अब तुम चाहो तो ये एक्स्ट्रा लेबलिंग का ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि इस पे भी जब टाइम नहीं रहा है और तुम्हें एक्सप्लेन करना है तो क्या करो, सपोज ये नहीं मिल रहा है टाइम है ना लिखने के लिए, आखिरी क्वेश्चन है, तुमने ग्राफ बनाया, यही लैग लिखो, ब्रैकेट में लिखते चलो रिसोर्सेज अनलिमिटेड और क्या है तुम्हारा पॉपुलेशन बहुत कम, फिर लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हो रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेबल या फिर स्टेशनरी फेज में क्या लिख सकते हो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है या ग्रोथ कांस्टेंट हो गई है, और आखिरी में लिख सकते हो डिक्लाइन। तो वापस इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है और फ्लो चार्ट्स एंड ब्रेन मैप्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूव करें आगे। 50 mention the different defense mechanism to reduce the impact of predation। अब वो पूछे अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म बताओ ताकि क्या हो सके, हम प्रिडेशन, हम नहीं मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रिडेशन से बच सके। थोड़ी देर पहले देखो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे पहला अगर एडेप्टेशन है ना, अब यहाँ पे एडेप्टेशन एक्सट्रीम टेम्परेचर या कंडीशन से बचने के लिए नहीं है, ये एडेप्टेशन है कि कोई मेरे को खा ना जाए, मेरे को मार ना डाले, मेरे को नहीं, मतलब अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ तो याद करो मैंने बताया था, एक तो होता है कैमोफ्लेज, छुप जाओ, अगर छुप नहीं पा रहे हो फिर भी दिख रहे हो तो दूसरा एक काम कर लो कि अपने अंदर क्या कर लो, पॉइजन इकट्ठा कर लो, जैसे कुछ प्लांट्स ने किया कैलोट्रोपिस, और कुछ एनिमल से उन प्लांट्स को खा के अपने अंदर इकट्ठा कर लिया, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई। अगर ये भी नहीं हो पा रहे तो मिमिक्री कर दो, मिमिक्री मतलब किसी जहरीले ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेव करने लगो या दिखने लगो, तो क्या बोलोगे उसको, ये 3 टाइप के डिफेंसिव मैकेनिज्म है खुद को बचाने के लिए। अब प्लांट्स ने भी कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है मैम, कैसे, याद करो जब हम कैक्टस पढ़ते तो उसमें क्या आ गए, थॉर्न, स्पाइन, स्प्रिकल, तो ये भी तो एक टाइप का डिफेंसिव मैकेनिज्म हुआ ना कि इतनी मेहनत से हम जीरोफिटिक प्लांट है, एक तो फोटोसिंथेसिस किया, पानी बचाया और आके कोई भी आके खा जाएगा नहीं, तो उसी से बचने के लिए क्या कर दिए, कांटे लगा दिए। अब खा के बताओ, ठीक है, आंसर देखे, देखो प्लांट स्पीशीज इवॉल्व वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ प्रिडेशन। अब बोलोगे मैम ये क्वेश्चन तो इन जनरल बोल रहा है, इसमें तो ऐसा सच कुछ नहीं लिखा कि प्लांट के लिए चाहिए कि एनिमल के लिए चाहिए। हाँ सही है, अब जब यहाँ पे आंसर में प्लांट चल रहा है, तुम चाहो तो एनिमल का तो देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएगा जब वहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो प्लांट के बारे में पूछ रहा है कि एनिमल के बारे में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेफर साइड रहने के लिए हम 3 पॉइंट्स प्लांट के लिख के आएंगे, 3 पॉइंट्स एनिमल के लिख के आएंगे, या जितना भी तुमको आता है हम सब लिख के आएंगे। वापस हैंड अच्छी रखना पर स्पीड फास्ट रखना, मतलब मार्क्स कटने के चांसेस ना रहे। चलो आंसर देखते हैं। प्लांट स्पीशीज इवॉल्व वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म टू रिड्यूस इंपैक्ट ऑफ प्रेडेशन। अभी तो बताया इतना सारा, क्या या तो क्या कर लो, या तो जहर भर लो, या तो स्पाइन, थॉर्न्स, प्रिकल्स, ये सब ऑब्टेन कर लो। देखो 2 तो तुमको वैसे ही आते हैं। देखो सर्टेन इंसेक्ट स्पीशीज एंड फ्रॉग हैव कैमोफ्लेज और क्रिप्टिक कलरेशन टू अवॉइड डिटेक्शन बाय द प्रेडेटर। मैंने अभी बताया था कौन सा, कि कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज मतलब छुप जाओ, जैसे सबसे बढ़िया कैमोफ्लेज तुमने बचपन से पढ़ते आ रहे हो गिरगिट या कैमेलियन, ठीक है, जो भी कलर रहा उसी में वो क्या हो गया, घुस गया, नहीं समझ में आ रहा बैकग्राउंड में कहाँ है और वो कहाँ है। फिर उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं जैसे स्टिक इंसेक्ट, तो वो एक्चुअली डंडी जैसे दिखता है, तुम्हें लगेगा कि डंडी पड़ी हो सकता है, उठा के फेंक
फेंक भी दो, पर जब फेंकने जाओगे तो वो चलने लगेगा। क्यों? वो क्या कर रहा है? कैमोफ्लेज कर रहा है। सिमिलरली तुम्हारा लीफ इंसेक्ट भी रहता है, पत्ती जैसा दिखता है एज इट इज। उसके बाद तुम्हारा ऑक्टोपस भी हो गया। बोलोगे मैम बड़े एनिमल, हाँ ये बड़े एनिमल्स में आ जाते हैं अपन मोलस्कन्स वाले में। तो समुद्र में भी जिस भी कोरल पे वो बैठा है उसको ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है, तो वो कोलर बोल रही हूँ, कोरल का कलर या टेक्सचर जैसा वो पूरा पैटर्न खुद के ऊपर बना लेता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो। ये पीछे है बार्क और यहाँ पे छुपा है तुम्हारा क्या? फ्रॉग। तो उसने क्या किया? सिमिलर पैटर्न खुद में ले लिया। सिमिलरली स्नेक्स भी रहते हैं, जो ट्री स्नेक्स रहते हैं, ग्रीन स्नेक्स रहते हैं, वो क्या बिल्कुल ना उनका बॉडी ऐसा डिजाइन और अलाइन रहता है, और वो बैठे भी बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि ऐसा लगेगा कोई पतली सी वेल टाइप की चल रही है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो सेकेंड वाला, सम एनिमल लाइक मोनार्क बटरफ्लाई आर हाईली डिस्टेस्टफुल ड्यू टू देयर प्रेडेशन to their predators because they accumulate a certain chemical by feeding a poisonous weed during its caterpillar stage। मतलब क्या? या तो कैमोफ्लैज कर लो या तो पॉइजन भर लो अपने अंदर, जैसे कुछ प्लांट्स ने इकट्ठा कर लिया कैलोट्रोपिस, या तो मोनार्क बटरफ्लाई ने कैटरपिलर के फॉर्म में उसको खा ले तो अपने अंदर क्या आ गया? पॉइजन, या तो मिमिक्री कर लो। देखो जरा थर्ड पॉइंट, सम प्रे आर पॉइजनस एंड हेंस दे आर अवॉइडेड बाय प्रेडेटर, तो वही पॉइजन भर लो। या थर्ड पॉइंट तुम लिख सकते हो बाय मिमिक्री, और मिमिक्री ही लिखोगे, एकदम सही है। ठीक है, तो नीट के लिए और इन डिटेल्स मिमिक्री के बारे में पढ़ोगे। तो क्या होता है कि कुछ एनिमल्स जो पॉइजनस रहते हैं उनकी तरह बिहेव करने लगते हैं। देखो कितने समझदार है, उन्होंने बोला अरे यार अपन ना जहरीला खा सकते हैं, ना अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, ना अपन बैकग्राउंड में छिप सकते, पर काम करते जो ऑलरेडी ये सारा काम कर रहा है उसी की तरह अपन बिहेव करने लगते हैं। तो क्या पता सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, मूव करें आगे। अब देखो, प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हर्बीवोर, एग्जांपल थॉर्न्स इन बोगनविलिया। इनफैक्ट जो तुम्हारा रोज है उसमें भी थॉर्न्स रहता है। तो ये बेसिकली जितने भी शार्प चीजें रहती है, थॉर्न्स हो गए, प्रिकल्स हो गया, स्पाइन्स हो गया, ये सब क्या है? एक हर्बीवोर से खुद को खत्म होने से बचाने का तरीका। ठीक है, अब ये अलग बात है, उसमें भी कुछ हर्बीवोर्स एक्स्ट्रा ही मॉडिफाई हो गए, साथ साथ में उनका भी मॉडिफिकेशन इवोल्यूशन हो गया कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो उसको भी खा जाएंगे। ठीक है, देखो जरा, प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल विच फंक्शन एज दे मेक एनिमल फील सिक। जैसे हमने कैलोट्रोपिस प्लांट के बारे में पढ़ा था, दे मे इनहिबिट देम फ्रॉम फीडिंग, दे मे इंटरफेयर विद डाइजेशन, दे मे डायरेक्टली किल देम। ये हमने कैलोट्रोपिस में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ बोगनविलिया के थॉर्न्स दिखाएं तो तुमने देखा ही होगा थॉर्न्स। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, प्रोवाइड टू रीजन। ठीक है भैया, दो रीजन बताने दैट मेक द काउंट ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज डिफिकल्ट। मतलब वो बोल रहे हैं दो रीजन बताओ कि तुम काउंट नहीं कर सकते। हिंट के बोलोगे मैम कहाँ लिखा है? लिखा है ना, काउंट ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज। मतलब प्रोकैरियोटिक स्पीशीज मतलब क्या? एक लाइन में अगर मैंने पूछा मैम बैक्टीरियाज बेसिकली सारे, करेक्ट। तो मैं बोल रही हूँ मेरे को बैक्टीरिया गिनना है, तो ये चीज डिफिकल्ट क्यों हो रही है? उसके दो रीजन बताओ। आंसर देखो जरा, the two reason that make the count of prokaryotic species difficult is, पहला, प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं मैम? दिखते ही नहीं है, जब दिखेंगे नहीं तो काउंट कैसे रखोगे? बोलोगे मैम माइक्रोस्कोप तो है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो हमारे लैब में मिलता है, इलेक्ट्रॉन तो है ही, हाँ बिल्कुल है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के बीच के भी माइक्रोस्कोप्स हैं, हाँ बिल्कुल है। तो माइक्रोस्कोप से हम काउंट कर सकते हैं, पर फिर भी ऐसे जो चीज काउंट, ऐसे तुम गाय भैंस को ऐसे ही काउंट कर सकते हो, तो वैसे वो बैक्टीरिया काउंट करने में थोड़ी तो तकलीफ होगी। हाँ मैम, तो देखो जरा, दे आर माइक्रोस्कोपिक नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। दूसरा, वो क्या एक ही बैक्टीरिया तुमको दिखेगा? जब तुम्हें कुछ इमर्ज दिखता है, कुछ ऐसे बंच में दिखता है, तो वो कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं। याद करो, बेस्ट एग्जाम्पल है, अभी जब समर्स आता है तो खाना खराब हो जाता है, उसमें फफूंद लग जाती है, मतलब फंगल इन्फेक्शन है ना। तो तुमको क्या दिखता है कि हाँ ये एक फंगस है, ये एक फंगस है, ये एक फंगस है? ऐसा नहीं, तुमको तो पूरा बंच उगा हुआ दिखता है। जैसे जो तुम्हारा जो ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड आता है, तो तुमको ऐसा दिख रहा है कि ये एक फंगस है, ये एक फंगस है? नहीं, तुमको तो पूरा का पूरा कॉलोनी उभरा हुआ दिखता है। सेम क्या होता है प्रोकैरियोटिक के साथ? बोलोगे मैम फंगस भी तो लिख सकते हैं। हाँ, फंगस क्या है? एक यूकैरियोट। ठीक है, इसलिए यहाँ आंसर किसका जाएगा? प्रोकैरियोट का। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि कॉलोनीज के फॉर्म में वो इमर्ज करते, तो जो काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखो, दे फॉर्म डेंस कॉलोनीज दैट इज पॉपुलेशन साइज सो ह्यूज दैट काउंटिंग इज
टाइम टेकिंग एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अब या टाइम लेके फिर पॉसिबल है, ठीक है। द रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी फास्ट, क्यों पापा जल्दी बताओ। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके का कर्व फॉलो करता है मैम, लॉजिस्टिक कर्व, बहुत बढ़िया। तो हम भी लॉजिस्टिक कर्व में है, धीरे धीरे पूरे इसमें जा रहे हैं, पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूं खत्म हो जाता है उसका पूरा एक जनरेशन। जैसे ई कोलाई है, ई कोलाई का 20 मिनट्स में अगला जनरेशन आ जाएगा। मतलब मैम क्या, तुमने माइक्रोस्कोप में ई कोलाई देखा, तुमने बोला रुक जाओ अभी मैं वॉशरूम से आता हूँ, और तुम सपोज करो ज्यादा टाइम लग गया वॉशरूम में, थोड़ा खा पी के भी आ गए, 20 मिनट हो गए। अब जो तुम देख रहे हो वो जो जिसको देखा था उसको नहीं देख रहे हो, अब उसकी अगली जनरेशन को देख रहे हो। आई बात कुछ समझ। देखो, द रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी फास्ट इन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज विच मे ऑलमोस्ट डबल इटसेल्फ व्हाइल काउंटिंग। मतलब हो सकता है तुम काउंट करने बैठो, ऊपर जो तुम्हारा पेट्री डिश है जहाँ जिसके अंदर मीडियम है, मीडियम के अंदर क्या हुआ है, कॉलोनीज की तरह ग्रो हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तुम यहाँ से काउंट करना शुरू कर रहे हो, ग्राफ वाली टेक्निक से, जो ग्रिड वाली टेक्निक रहती है उससे काउंट कर रहे हो, यहाँ थोड़ा थोड़ा कॉलोनीज दिख रही है। पता चला यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते तुम्हारे 20 मिनट हो गए और इकोलाई देख रहे थे, जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ वो चीज़ डबल हो गई, और अब ऊपर भी क्या हो गई, हर चीज़ डबल हो गई। इसलिए यहाँ पे जब तुम और हायर ग्रेड में जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, तब पता चलेगा ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं काउंट करने के लिए। फिर वो अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाते चलते कि अच्छा इतने, अगर ग्राफ के अंदर इतने स्क्वायर के अंदर इतना अराउंड कॉलोनीज है, तो एक पेट्री प्लेट पे इतनी कॉलोनीज मतलब इतना बैक्टीरिया होगा, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, मिटा दूं, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। क्वेश्चन नंबर 52, म्यूचुअलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द को-इवोल्यूशन। अब जैसे तुम्हारा म्यूचुअलिज्म वर्ड आया, क्या क्या याद आया मैम, ऐसा रिलेशनशिप जहां पे दो ऑर्गेनिज्म क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरों पे, बिल्कुल सही। क्या दोनों को फायदा हो रहा है, हाँ मैम दोनों को फायदा हो रहा है। अगर एक को फायदा है तो दूसरे को फायदा है। अच्छा, अगर एक को नुकसान हुआ तो मैम दूसरे को भी नुकसान है, क्योंकि पूरा इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं। अच्छा ये बताइए, एग्जाम्पल बताओ मैम, फिग और वास्प का एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं बताओ कि दोनों का क्या हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है उनका क्या हुआ है, को इवोल्यूशन, मतलब दोनों में इकट्ठे इवोल्यूशन आए, दोनों इकट्ठे इवॉल्व होते गए टाइम टू टाइम। हाँ मैम ये तो हमको पता ही है, बस अब अगला पार्ट देखो। अब अगला पार्ट अगर वो पूछे या ना पूछे, अगर यही क्वेश्चन रहता और यहाँ पे लिखते जस्टिफाई, तो भी तुम उस केस में क्या करते, तुम फिग और वास्प का क्या लेते, एग्जाम्पल लेते और पूरा एक्सप्लेन करते। चलो अगला क्वेश्चन का पार्ट पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल, प्लांट, वास्प एंड फिग रिलेशनशिप। तो अगर ये उन्होंने पूछा है तो ठीक है, नहीं पूछा और सिर्फ लिखा है जस्टिफाई, फिर भी यही आंसर आने वाला है। आई बात समझ में। सेम उन्होंने बोला कि म्यूचुअलिज्म ना वर्ड यूज करके एक ऐसा रिलेशनशिप एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर द टू ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व, ठीक है, एंड बोथ आर बेनिफिटेड। तो इस केस में भी क्या आंसर है, यही आंसर है तुम्हारा। देखो क्वेश्चन पूछने के 3 तरीके, आंसर एक ही चलने वाला है। स्टार्ट करें आंसर, तो देखते हैं। प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेशन। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, एग्जाम्पल पूरा आंसर पढ़ने से पहले ये बताओ क्यों चाहिए होता है, इनका रिलेशनशिप क्या है। मैम जो फिग प्लांट है, जो अंजीर का प्लांट है, उसको वास्प इसलिए चाहिए, पहला पॉलिनेशन के लिए, इसलिए वो उसको क्या बोलता है कि मैं नेक्टर दूंगा तुमको, तुम पॉलिनेशन करा, और साथ में अंडे देने की जगह भी ढूंढो। क्यों, क्योंकि सिर्फ पॉलिनेशन नहीं कराना, पॉलिनेशन हो जाने के बाद मैम क्या होता है बताओ तुम लोग, फर्टिलाइजेशन होता है। प्लांट में टर्म 2 में पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में। पॉलिनेशन फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। जब ये पूरा बन गया तो फ्लावर वाला पोर्शन झड़ जाएगा और फ्रूट जो अंदर बच जाएगा, तो फ्रूट जो भी दूसरा ऑर्गेनिज्म खा लेगा, और फिर उसके अगर फ्रूट नहीं भी खाया तो वहीं श्रिंक होकर नीचे क्या बच जाएगा, सीड, और सीड का डिस्पोजल हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेट मोटो क्या है कि अपने जैसे बहुत सारे फिग प्लांट को ग्रो करना, तो ग्रो कैसे होंगे, सीड से ग्रो होंगे। याद आया, ओके। तो अब इस प्लांट ने बोला कि पॉलिनेशन के लिए तो मैंने नेक्टर दे दिया, इस वास्प को बुला लिया यहाँ पे, वो यहाँ आके ढूंढ भी रहा है पॉलिनेशन, नेक्टर भी पी रहा है, पर अब मुझे कब तक रोक के रखना है, जब तक सीड डिस्पोजल ना हो जाए। इसीलिए ये जो फिग प्लांट है वो क्या और ऑफर करता है, रिवॉर्ड जैसे वो कुछ फ्रूट्स ऑफर करता है कि भैया वास्प तुम यहीं आके बैठो, यहीं खाओ पियो, अपने अंडे भी यहीं दो, ताकि जब अंडे मैच्योर होंगे और उनसे जो लार्वे निकलेंगे वो भी क्या करेंगे, उसी फिग प्लांट को खाएंगे, न्यूट्रिशन गेन करेंगे, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, वो वहीं रहेंगे और सीड का भी क्या हो जाएगा, डिस्पर्सल।
ठीक है, अब याद आ गया, यही सारी कहानी पूरी लिखनी है। तो देखते हैं, तो पहली लाइन लिखी, प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेशन ऑफ देयर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड। एनिमल मस्ट सर्टेनली, okay, animals must certainly be compensated for the service they provide to plant। वही कुछ compensation देना, या ले लो एडवांस में, एडवांस नहीं रिवर्स में कुछ ले लो, है ना। Plants offer reward or fees in the form of seed dispersal। Plant animal interaction often involve co-evolution of the mutualist, that is the evolution of the flower and its pollinator species can be pollinated only by its partner vase species and not no other species। एकदम interdependent हो चुके हैं। The female vase not only uses the fruit as oviposition site, मतलब egg laying site, but it also use a growing seed with fruit to feed her larvae। तो oviposition का मतलब क्या है कि egg लेइंग साइट, ठीक है। अब याद रखना ओवी पोजीशन जहां भी लिखा जा रहा है मतलब बेसिकली एग लेइंग साइट। मैंने बोला था ना, नेक्टर आती तो खाना भी लिया, और क्या करती वो जगह ढूंढती कि अंडे कहाँ देने। तो ये तो लिखोगे नहीं, तुम चाहो तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है इसमें एग लेइंग साइट, पर ज्यादा करेक्ट टर्म क्या है, साइंटिफिक टर्म क्या है, ओवी पोजीशन, ठीक है। अब देखो ये सारे कीवर्ड्स क्या है, तुम्हारे मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है, और अलग इंपैक्ट डालेंगे तुम्हारे आंसर पे। देखो, वाइल looking for suitable egg laying location, अब यूज कर ही लिया उन्होंने। the vase pollinates the fig, मतलब ढूंढते ढूंढते उसने क्या किया, pollinate भी कर दिया। fig inflorescence, the fig feeds the vase some of its growing seed as nourishment for the developing vase larvae in exchange of pollination service। आई बात समझ में, मूव करे आगे। तो ये बेसिकली वही है, पर ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है, या तो ऊपर का स्टेटमेंट लिखा रहे फिर बोलेंगे जस्टिफाई, या तो बोलेंगे एक्सप्लेन म्यूचुअलिज्म विद अ प्रॉपर एग्जांपल, फिर भी यही आंसर आने वाला है, या फिर वो बोल देंगे एक्सप्लेन अ रिलेशनशिप वेयर द बोथ स्पीशीज को इवॉल्व टुगेदर, या इतना भी लिख सकते तुमको कंफ्यूज करने के लिए, तो वो भी आंसर यही आने वाला है। और ज्यादा करेक्ट कैसे पूछेंगे, मतलब तुमको क्लियर हो जाए कि को इवॉल्व टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड टू फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। मूव करे, चलो क्वेश्चन नंबर 53, हाउ डज फ्लोरल पैटर्न ऑफ मेडिटेरियन ऑर्चिड्स ओमॉर्फस गारंटी क्रॉस पॉलिनेशन, ओम्फ्रस, ठीक है। तो बताओ कि जो एक ऑर्किड की वैरायटी है वो कैसे क्या करती है, उसका जो फ्लोरल पैटर्न है वो क्रॉस पॉलिनेशन को के लिए प्रमोट करवाती है। अब सबसे पहले बताओ क्रॉस पॉलिनेशन क्या मैम, याद करो टर्म 1 में तुमने पढ़ा था 3 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, कौन कौन से, नहीं याद आ रहा, मैं यहाँ लिख रही हूँ कौन कौन से। एक को बोलते हैं ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी मतलब क्या होता है मैम, सेल्फ पॉलिनेशन, पर ऐसा पॉलिनेशन जहां पे फ्लावर क्या है, फ्लावर सेम है, वापस अगर नहीं याद आ रहा हो, कुछ कुछ चीजें नहीं याद आती है ना, तो क्या करोगे, देखो जरा। तो पहला वाला कैसा था, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या बोलता था, ठीक है, ऑटोगैमी क्या बोलता था कि फ्लावर एक ही है, मतलब एक ही फ्लावर का, सेम फ्लावर का जो एंड्रोशियम वाला पार्ट है, ये तुम्हारा फ्लावर हुआ, पर अपन को बाकी की पेटल्स और सेपल से तो कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी फ्लावर का एंड्रोशियम में जो एंथर है, एंथर के अंदर जो पोलन है वही ट्रांसफर हो रहा है उसी प्लांट के गाइनोशियम, गाइनोशियम में जो तुम्हारा स्टिग्मा है वहां पे, और नीचे जाके वही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसको क्या बोलते थे हम, ऑटोगैमी। दूसरा तुमने पढ़ा था, बताओ कौन सा, जियोटोनोगैमी। जियोटोनोगैमी क्या था, ये भी था एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन ही, बट यहाँ पे मतलब जेनेटिक मेकअप सेम था। क्यों, एक ही प्लांट था और प्लांट के 2 फ्लावर्स थे, मतलब यहाँ पे एक फूल हुआ, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा फ्लावर हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता था कि इसके एंथर निकल के यहाँ आ रहे स्टिग्मा में, या इसके एंथर निकल के कहाँ आ रहे, इसके स्टिग्मा में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जियोटोनोगैमी। एक और पढ़ते थे जिसको क्या बोलते थे, जीनोगैमी। उसमें क्या होता था कि 2 अलग अलग फ्लावर हैं अलग अलग प्लांट पे, और यहाँ का एंथर उड़ के आ रहा है कहाँ पे, इस वाले स्टिग्मा पे, तो उसको हम बेसिकली बोलते थे क्रॉस पॉलिनेशन।
याद आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है बताओ कि क्रॉस पॉलिनेशन कराना है किसमें, ऑर्किड में, और ऑर्किड उस चीज को कैसे कंफर्म कर रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी, फ्लोरल पैटर्न की कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जिसका यूज कर रहा है। ये मैंने जब तुम्हें वन शॉट और जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी तब हमने वहां पे पढ़ा था। एक पर्टिकुलर वर्ड रहता है जिसको स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं ना, याद होगा। अभी एक एक करके मैं डिस्कस करूंगी तब याद आएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि इस फ्लावर के पास इंसेक्ट्स तो आ जाते हैं, पर क्रॉस पॉलिनेशन कंफर्म कराने के लिए ये फ्लावर बहुत ही क्या है, इंटेलिजेंट है। उसने अपना जो एक पेटल है उसका शेप कैसे दे दिया, फीमेल इंसेक्ट की तरह या फीमेल बी की तरह। तो जो भी मेल वाला जा रहा है उसको लगेगा अरे इस फ्लावर पे कौन बैठा है, फीमेल बैठी है, तो चलो जाते हैं और कॉपुलेट करते हैं। इसीलिए, पर एक्चुअली फीमेल है क्या, नहीं, पर उस इंसेक्ट को लग रहा है यहाँ फीमेल बैठी हुई, उसको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि फीमेल बैठी हुई। अब वो जाएगा और कॉपुलेशन स्टार्ट करेगा, पर वो तो क्या है, पेटल, और उस केस में वो हर फ्लावर ने ऐसे ही करके रखा है, तो वो मेल को लगेगा यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं। तो उस केस में वो एक फ्लावर से उड़ के वहां गया, यहाँ के एंथर पोलन ग्रेन लेते हुए गया, उस जगह गया, वहां के पोलन ग्रेन लेते हुए दूसरे फ्लावर के पास गया, उस जगह से दूसरे के पास गया। बट सिंस वो कॉपुलेशन कर तो रहा है उसके दिमाग में, पर हो रहा है क्या, नहीं, इसलिए उसको ये कैसा कॉपुलेशन है, फॉल्स कॉपुलेशन, इसलिए वर्ड आता है स्यूडो कॉपुलेशन। चलो आंसर देखते हैं। इन द फ्लावर ओम्फायरस वन पेटल रिसेंबल द फीमेल ऑफ अ बी स्पीशीज इन साइज, कलर एंड मार्किंग। मैंने बोला था, देखो जरा ये पिक्चर में, तो अब तुमको लगेगा मैम यहाँ इसके ऊपर मधुमक्खी बैठी हुई है या मक्खी बैठी है, नहीं, कुछ नहीं बैठा है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या लग रहा है पता है, ये एक्चुअली इसी ऑर्किड का ही एक पेटल है। आई बात समझ में, उसने उसका डिजाइन चेंज कर दिया है। अब क्या हो रहा है, यहां से घूमते हुए जा रही कौन सी, मेल मक्खी या मेल जो भी इंसेक्ट है, बस उसको लगा रहे फीमेल बैठी है, चलो जाते हैं। पर देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये फ्लावर ही है, कीड़ा नहीं है। देखो, वन पेटल रिसेंबल द फीमेल ऑफ अ बी स्पीशीज इन साइज, कलर एंड मार्किंग, मतलब साइज भी सेम है, कलर भी वैसी पैटर्न ले ली और मार्किंग तक वैसी ले ली। मेल बी परसीव, मेल को लगा कि हाँ फीमेल बैठी हुई है, चलो चलते हैं। मेल बी परसीव इट एज अ फीमेल एंड स्यूडो कॉपुलेशन विद इट, या स्यूडो copulate with it. During the process, pollen grain from one anther या from the anther become dusted on the body of the bee। मतलब क्या हुआ, एक मेल भी जा रही थी, उसको एक फ्लावर दिखा, उसको लगा फीमेल वहां बैठी हुई है, वो उड़ के गई, पर फीमेल तो है ही नहीं, वो तो पेटल है। वहां पे उसने क्या किया, कॉपुलेशन किया। वहां के ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हुआ, जो उस फ्लावर के जितने भी मतलब एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन थे वो उसके बॉडी पे आ गए, उसको लगा चलो उड़ के और कहीं जाते हैं, वो उड़ के जाने लगी, उसको लगा वहां भी फीमेल बैठी हुई है, वो उड़ के वहां चला गया। तो ऐसे होते होते क्या हुआ, हर फ्लावर के बीच में क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो जरा, व्हेन द बी इज अट्रैक्टेड टू अनदर फ्लावर, मतलब बेसिकली एक प्लांट है जो मेल बी को बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, अपना काम निकालने के लिए, और खुद का काम क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना। When the bee is attracted to another flower of this orchid species, the process is repeated and the pollen grain from the body of the bee get dusted on the stigma, thus pollination is achieved। आई बात समझ में। तो इसमें मेन क्या है तुम्हारा, स्यूडो कॉपुलेशन। और मैम मेन क्या है, मेन ये है कि एक पेटल किसकी तरह रिसेंबल कर रही है, फीमेल बी की तरह, मार्किंग में, साइज में, कलर में। मूव करें आगे। Question number 54. How do kangaroo rat live in absence of water in North American desert? तो जैसे ही kangaroo rat आया, दो चीजें तुमको याद आएंगी। पहली चीज कि मैम पानी तो पीते ही नहीं है क्योंकि पानी है भी नहीं, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन लेके आए। अच्छा, उनके एक इच्छा से आ गए क्या, नहीं मैम, इवोल्यूशन से आए, ठीक है। उसके बाद क्या है मैम, उनकी लूप ऑफ हेनले की लेंथ लंबी है तो रीएब्जॉर्प्शन पूरा होगा, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है मैम, जो अंदर ही जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसी से जो वाटर निकलता है वही वापस मतलब रीयूज कर लेता है, ठीक है। तो चलो आंसर देखते हैं। द कैंगरू रैट इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट इज केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट
मीन थ्रू इट्स इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। मैंने क्या बोला कि जितना भी मेटाबॉलिक में मेटाबॉलिज्म होता है उससे जो वाटर रिलीज होता है वही वापस यूज हो जाता है। तो और करेक्ट, मोर अप्रोप्रिएट लिखना क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, वेयर वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट। मैंने बोला ना कि मेटाबॉलिज्म से जो वाटर रिलीज होता है, तो वाटर क्या हुआ, एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो कंसेंट्रेट इट्स यूरिन टू अ मिनिमल वॉल्यूम। तो पहला तरीका आंसर में दिया हुआ है, कौन सा, कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कराता है, ठीक है, उसका रिजल्ट होता है कि वाटर बाय प्रोडक्ट रहता है, वही वापस रीयूज अप हो जाता है। दूसरा कौन सा है तुम्हारा, लूप ऑफ हेनले वाला, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मार्किंग स्कीम में दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लिखा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सेफर साइड रहने के लिए दोनों लिख के आ जाएंगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ डू प्लांट्स बेनिफिट फ्रॉम हैविंग माइकोराइजल सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब जैसे ही माइकोराइजा आ गया, क्या याद आएगा, मैम ये प्लांट्स की रूट्स में रहता है, ठीक है। क्यों रहता है मैम, क्योंकि जो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ये उसको एब्जॉर्ब कराता है, रिटर्न में बोलता है भैया शेल्टर दे दे, फूड दे दे, और तुम भी अपना काम कर लो, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ, ठीक है मैम, याद आ गया। पर बताओ जब माइकोराइजा वर्ड आता है तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या मिनरल की बात होती है। मैंने बताया था तुमको जब मैं इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी, याद करो। बाकी सब में इनफैक्ट ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे पहले वाले चैप्टर में भी है, जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, वहां भी पूछा गया था। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया के बारे में बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया फंगस के बारे में बात की जाए तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। पर अगर माइकोराइजा आ गया तो किस चीज का फिक्सेशन बोलोगे, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब हो रहा है, वहां पढ़ा था, यहां पढ़ा है। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है तुम्हारी बुक में जो एक ही चैप्टर में 2-3 जगह आ गया, या तुम्हारी बुक में ही 2-3 अलग अलग चैप्टर के अंडर आ गया, तो वो क्या बन गया, इंपॉर्टेंट। चलो आंसर देखते हैं। बेनिफिट टू प्लांट हैविंग माइकोराइजल एसोसिएशन आर द फंगस एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट टू प्लांट। अब यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली कौन सा एलिमेंट एब्जॉर्ब हो रहा है, फॉस्फोरस, ठीक है। माइकोराइजल प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, क्योंकि वो रूट बॉर्न पैथोजन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट क्रिएट कर रहा है। तीसरा, दे शो इंक्रीज टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। अब ये माइकोराइजल के कारण ज्यादा एक्सट्रीम, अब ये पहले सपोज करो ये प्लांट हो सकता है कि हो ये स्टीनोहेलाइन, बट अब थोड़ा सैलिनिटी टॉलरेट कर पाएगा तो बन गया यूरीहेलाइन, याद आया। उसके बाद एंड ड्रॉट, मतलब सूखा भी टॉलरेट करने की कैपेसिटी आ जाती है। एंड ओवरऑल इंक्रीज ऑकर्स इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये चीजें तो याद रखनी ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जनरली तुम ये वाला पॉइंट लिख के आओगे, बाकी कुछ नहीं लिख के आओगे, पर इसी में तुम्हारे हाफ मार्क्स करके पूरा 2 मार्क का क्वेश्चन बन गया, या फिर 3 मार्क का बन गया, अगर उनको हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को 1 मार्क देना है तो क्या क्या है, वापस बोलो। सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, कौन सा, मोर स्पेसिफिकली फॉस्फोरस। इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, पर तुमने कहाँ पे पढ़ा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा है। उसके बाद सेकेंड क्या करता है, जितना भी रूट बॉर्न डिजीज है उसके अगेंस्ट क्या करता है, रेजिस्टिविटी देता है। तीसरा क्या करता है, सैलिनिटी और ड्रॉट, मतलब सूखा को टॉलरेट करने का क्या देता है, और ज्यादा कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है। इन ऊपर की तीनों की वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ ज्यादा अच्छी और फास्ट होती है, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, ईग्रेट्स। अच्छा, जैसे ईग्रेट्स आया क्या याद आ गया, मैम ईग्रेट्स मतलब वो व्हाइट वाली बर्ड, हाँ ये देखो दिख रही है, वो तो हमको हर रोज दिखती है, जहां भी गाय भैंस चलती जा रही है ना, तो क्या हो रहा है, वो उनके ऊपर बैठी है या साइड में चलती जा रही है उनके साथ। क्यों चल रही है, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, फ्री का खाना, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। जैसे ही गाय या भैंस चल रही है, अब गाय तो अनअफेक्टेड है, वो बोल रही मैं तो चलूंगी भैया, मैं तो खाना खाऊंगी, मैं तो चारा चरूंगी, मतलब अपने ग्रास खाऊंगी, क्योंकि वो हर्बीवोर है। पर जैसे वो चलती जा रही है तो वहां पे जो कीड़े छुपे हुए हैं वो क्या गए, उड़ते हुए गए। अब ईग्रेट ने बोला इतनी मेहनत कौन करे, अपन तो आलसी वाले लोग कैटेगरी में आते हैं, आलसी वाले चिड़िया की कैटेगरी में आते हैं, तो मैं बस यहाँ बैठूंगी, जैसे ही कोई कीड़ा उड़ते हुए दिखेगा बस उसको पकड़ के खाना है, मतलब ढूंढना भी नहीं है, बस कीड़ा उड़ते हुआ है, बस मुंह खोलो और खा लो,
आई कुछ कुछ याद आए तो बताओ ये किस टाइप का रिलेशनशिप है? मैम ये इस टाइप का रिलेशनशिप है जहां पे दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है पर एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अनअफेक्टेड। उसमें कौन आए? तुम्हारी काऊ, कैटल्स आए। और दूसरा है जिसमें क्या हुआ है, जिसमें दूसरे को फायदा हुआ है। तो फायदा में कौन है? ईग्रेट। याद आ गया? चलो अब बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईग्रेट आर ऑफन सीन अलॉन्ग विद ग्रेजिंग कैटल, व्हाट डू यू रेफर टू दिस इंटरैक्शन? वही रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। गिव अ रीजन फॉर दिस एसोसिएशन। तो आंसर देखो, the egret are seen in close association with grazing cattle. As a cattle, egrets are benefited by it. पता ही अभी पढ़ा। Cattle while grazing stir up the bushes and insects are flushed out from the vegetation to be detected by cattle egret. This association is called what? Commensalism. As cattle are neither benefited, गाय भैंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना फायदा हुआ ना नुकसान हो। उसने बोला भैया इग्रेट हो ना हो मैं तो उसी स्पीड में चलूंगी, उसी स्पीड में खाऊंगी, उसी स्पीड में जुगाली करूंगी क्योंकि मैं एक रूमिनेंट हूँ। याद आया कुछ कुछ? अब तो पर इग्रेट ने बोला मेरी तो मेहनत कम बच गई, मेरे को तो एकदम रेडीमेड खाना उड़ते आ रहा है, बस पकड़ के खाना है। याद आया? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 57, What is R? देखो थोड़ी देर पहले हमने कोई ग्राफ पढ़ा था। हाँ मैम, पर्ल ग्राफ, बिल्कुल सही। कौन सा ग्राफ बताता था मैम? वो लॉजिस्टिक वाला ग्राफ के लिए करता था। लॉजिस्टिक का दूसरा नाम मैम सिग्मॉइड शेप कर्व ग्राफ, एक और नाम मैम एस शेप कर्व ग्राफ। ठीक है, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ मैम अभी याद नहीं आ रहा, चलो देख के बताओ, देख के बोल दो मैम। डी एन, एन क्या था यहाँ पे मैम? पॉपुलेशन डेंसिटी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर। तो आर को मैंने क्या बोला था? उसको इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, जो क्या है? कांस्टेंट है। तो देखो वही पूछ रहा है, बताओ आर क्या है। अच्छा वहां पे तुमने आर एन, फिर ब्रैकेट था जिसमें तुमने लिखा था क्या? के मतलब क्या था? कैरिंग कैपेसिटी। सब याद आ गया? चलो बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज आर इन द पॉपुलेशन इक्वेशन गिवन बिलो? अच्छा उन्होंने इक्वेशन दे दी है और उसमें पूछे कि बताओ इसमें आर क्या है। अच्छा एक बात बताओ, आर तो अब तुमको याद आ गया मैम इंट्रिंसिक फैक्टर है। ये वाली इक्वेशन कौन से वाले ग्राफ के लिए है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ के लिए। याद रखो ये वाला जो है, दो टाइप के ग्राफ बने थे, एक ऐसा था और एक ऐसा था। तो इस वाले में हम कैरिंग कैपेसिटी को भी कंसिडर कर रहे थे, पर इस वाले में क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल में सिर्फ आर और एन। याद आई बात? चलो देखो तो बताओ आर क्या है? तो आर इज एन इंट्रिंसिक फैक्टर असेसिंग इंपैक्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब आर वो फैक्टर है जो बायोटिक और एबायोटिक का दोनों का जो इंटर रिलेशन है, इंटरलिंकिंग, और एसेस करेगा कि इन दोनों के हिसाब से ग्रोथ कैसी होगी। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये वाला फॉर्मूला किसका है मैम? एक्सपोनेंशियल ग्राफ का है, जिसका दूसरा नाम मैम जे शेप कर्व, एक और नाम कभी कभी कुछ क्वेश्चन में पूछते हैं टी शेप कर्व। ठीक है, क्या एक्चुअल में ये ऐसा कर्व होता है? नहीं मैम, एक्चुअल में हमेशा लॉजिस्टिक कर्व, ये जो बी वाला है, यही शो होता है। ठीक है, अब देखो हाउ डज द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आर अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज। तो ये क्वेश्चन है काम का। क्यों? ये आ जाएगा तुम्हारा रीजनिंग में, पूरा का पूरा 2 मार्क इसी के आंसर को दे देंगे वो लोग। ठीक है, और ज्यादा अगर उनको लेवल टफ करना है तो वो इसका सब पार्ट देके, पर ये पक्का आएगा, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आएगा कि बताओ आर की वैल्यू की इंक्रीज और डिक्रीज होने से तुम क्या कंक्लूजन लगा सकते हो, या फिर उसका इंक्रीज और डिक्रीज होने से तुम क्या बोल सकते हो कि पॉपुलेशन साइज में क्या हुआ। चलो आंसर देखते हैं। व्हेन आर इंक्रीजेस पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, while R decreases there is a decrease in R, the decrease in the population size। अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया, R बढ़ गया R कम हो गया तो ये पॉपुलेशन साइज भी। क्यों भैया बताओ क्यों? क्योंकि ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा। जब बताओ कोई चीज तुम ऐसी बना रहे हो, अभी मैथ्स में पढ़ा है ना, इसका मतलब क्या है? यहाँ इंक्रीज हो रहा है, 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 यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो भी मैं इंक्रीज बना रही हूँ ये कौन से एक्स और वाई एक्सिस पे क्या है मैम? एक तो है पॉपुलेशन, ठीक है, कौन सी वाली एक्सिस पे? इस वाली वाई एक्सिस पे है उसकी पॉपुलेशन, और बाकी क्या है मैम? टाइम है, टाइम के साथ। ठीक है, तो टाइम मतलब क्या? टाइम के साथ मतलब रिसोर्सेज से रेफर कर रहे हो? हाँ मैम रिसोर्सेज से रेफर कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ? तुम्हारा फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटेट हो गया, तो ये सब क्या हुआ? ए बायोटिक फैक्टर। तो पॉपुलेशन हुआ तुम्हारा बायोटिक फैक्टर, रिसोर्सेज हुआ तुम्हारा ए बायोटिक फैक्टर। ठीक है, क्योंकि वो टाइम के साथ कम तो होता जाएगा, पर वापस ये एक्चुअल में
तो ऐसा किसी का भी नहीं होता, पर आर क्या शो करता है, क्योंकि ये आर इस ग्राफ में आर की वैल्यू है कि रिसोर्सेज बढ़ाते चलो पॉपुलेशन बढ़ती चलेगी, रिसोर्सेज बढ़ाते चलो पॉपुलेशन बढ़ती चलेगी। तो आर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, एक बायोटिक जो जिंदा है और एक एबायोटिक जो मरा हुआ है या नॉन लिविंग है, उन दोनों के पूरा एसेस करता है वैल्यू को। वापस क्या एक्चुअल में ये ग्राफ होता है? नहीं मैम, नहीं होता। तो एक्चुअल में बताओ कौन सा ग्राफ होता है मैम? सिग्मॉइड शेप, एस शेप या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व किसी भी ऑर्गेनिज्म का रियल या एक्चुअल ग्राफ होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस एक और चीज बताओ, अगर मैंने बोला कि कैरिंग कैपेसिटी कौन से वाले फॉर्मूले में आएगी, इसमें आएगी कि दूसरे में आएगी? मैम दूसरे में आएगी, जो लॉजिस्टिक कर्व ग्रोथ है उसमें हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58, आइडेंटिफाई कर्व ए एंड बी शोन इन द ग्राफ। लो वापस वही आ गए। ए क्या है, अभी बोला हमने, ए क्या है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा नाम जे शेप, एक और नाम टी शेप। बी क्या है तुम्हारा, बी है तुम्हारा लॉजिस्टिक, एक और नाम बताओ सिग्मॉइड शेप, एक और नाम बताओ एस शेप, एस शेप। अच्छा, इनमें से रियल में एक्चुअल में कौन सा वाला करेक्ट है मैम? बी वाला। फिर ए क्या है मैम? थ्योरेटिकल है, सिर्फ दिया हुआ है, एक्चुअल में से किसी भी ऑर्गेनिज्म का होता नहीं है। ठीक है, चलो हमने बता ही दिया पूरा। Given below, list the condition responsible for growth pattern A and B। अब बता, ग्रोथ पैटर्न A and B में एक ही चीज है, वो उसका नाम क्या है? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कम होने लगेंगे, पॉपुलेशन कम होने लगेगी, स्टेबल होने लगेगी, स्टेशनरी होने लगेगी, और जब रिसोर्सेस एग्जॉस्ट हो जाएंगे मतलब खत्म होने लगेंगे, तो पॉपुलेशन भी बोला हम भी हो रहे हैं भैया एग्जॉस्ट। ठीक है, चलो देखो आंसर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व व्हेन द रिसोर्सेस आर नॉट लिमिटिंग, या इसी को बोलने का तरीका अनलिमिटेड। ठीक है, दिस फॉर्म कर्व अपीयर। बी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि सिर्फ इन नॉन लिमिटिंग और लिमिटिंग के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व अपीयर वेयर के इज द कैरिंग कैपेसिटी। ऊपर वाले जो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है उसमें के फॉर्मूले में के नहीं आता है ना, सिर्फ आर एन आता है, पर बी वाले में हम के को भी कंसिडर करते हैं। के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। मतलब क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन का वो मैक्सिमम नंबर जो वो हैबिटेट क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, नेम द इंटरैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें इंटरैक्शन बताना है हर इसमें। देखो कस्क्यूटा, कस्क्यूटा मतलब अमरबिल, अमरबिल मतलब क्या होता है? पैरासाइट। कैसा पैरासाइट मैम? बाहर रहता है किसके? दूसरे प्लांट के, तो एक्टो पैरासाइट। तो दूसरे प्लांट का क्या करता है? न्यूट्रिशन खींचता है। लो पूरा आंसर यही आ गया। चलो आगे पढ़ लेते हैं। ग्रोइंग ऑन शू फ्लावर प्लांट, आंसर क्या है? पैरासिटिज्म। दूसरा देखते हैं, माइकोराइजा। माइकोराइजा मैम मतलब कहाँ रहता है मैम? हायर प्लांट्स के रूट्स के अंदर नोड्यूल्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, क्या करता है मैम? प्लांट्स को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है, और क्या करता है मैम? जितना भी रूट बॉर्न डिजीज है उससे रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। एक और चीज करता है मैम, वो जो है वो एक्सट्रीम सैलिनिटी या रेजिस्टेंट बनाता है, सैलिनिटी और क्या बोलते हैं, ड्रॉट को टॉलरेट करने के लिए। उसके कारण क्या होता है मैम? ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहती है प्लांट की। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिलेशन हुआ जहां पे दोनों को फायदा हो रहा है? अब बोलोगे मैम इसमें तो प्लांट को ही फायदा हो रहा है, माइकोराइजा को क्या फायदा? अरे प्लांट ने उसके बदले में उसको क्या दिया कि फूड ले ले बाबा तू। तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप है जहां दोनों को फायदा है मैम? म्यूचुअलिज्म। तो देखो जरा म्यूचुअलिज्म। थर्ड देखो, क्लाउन फिश लिविंग अमंग द टेंटिकल ऑफ सी एनेमोन। तो सी एनेमोन ऐसे ही है। ठीक है, क्लाउन फिश ने को देखा वो घूम रहे, उसने बोला अरे कोई बड़ी मछली खाने आ रही है, चलो वो क्लाउन फिश मतलब याद करो नीमो, फाइंडिंग नीमो। ठीक है, उसने बोला चलो यहाँ छुप जाते हैं। तो बताओ सी एनेमोन को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ा, वो तो वैसे ही अपना टेंटिकल्स का यूज कर रहा है। तो इसमें फायदा किसको हुआ? क्लाउन फिश को। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अनइफेक्टेड, और दूसरा क्या हुआ? फायदे में हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। इसी का एक और एग्जांपल बताओ जहां पे सी एनेमोन तुमने पढ़ा था मैम, हर्मिट क्रैब और सी एनेमोन, याद आया? अच्छा, कमेंसलिज्म का ऑपोजिट क्या होता है मैम? अमेंसलिज्म, जो तुम्हारी बुक में से मेंशन्ड है, मैंने उसका एग्जांपल बताया था। जो हमारा पेनिसिलिन जब डिस्कवर हुआ था तो वो बेसिकली उसी के बेसिस, उसी रिलेशनशिप की तरफ से हुआ था। क्यों? फंगस है वो तो अपना केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, उसको थोड़ी ना पता वहां बैक्टीरिया बैठा हुआ है। तो फंगस का क्या हुआ? अनइफेक्टेड, पर बैक्टीरिया क्या हो गया? मर गया। तो दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है।
याद आया? आखिरी वाला देखते हैं, कोयल लेइंग हर एग्स इन क्रोज नेस्ट। तो क्या हुआ, ये भी टाइप का पैरासिटिज्म है, पर कैसा? ब्रूड पैरासिटिज्म, जिसमें कोयल ने बोला मेरे को भैया ये अंडे वंडे के ऊपर बैठने का नहीं है, मैं नहीं ध्यान दूंगी अपने बच्चों की तरफ, तो मैं काम करूंगी अपने अंडे उस जगह डाल दूंगी जिसके अंडे का कलर शेप टेक्सचर मेरे जैसा है। तो उसने किसको ढूंढा? कौए को ढूंढा। उसने कहा एकदम परफेक्ट है, इसके भी अंडे और मेरे भी अंडे का लुक सेम है, तो मैं यहीं ले करके चली जाती हूँ। बेचारे जो फीमेल क्रो है उसको लगेगा मेरे अंडे और वही पूरा उसका देखेगी। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो यहाँ खत्म होता है तुम्हारा क्वेश्चन बैंक ऑफ क्वेश्चन नंबर 59 पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। और जो भी कुछ बच गया है वो क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ही टाइप करोगे www.magnetbrains.com तो होम पेज आएगा, अपना क्लास सिलेक्ट करोगे। क्यों करेंगे मैम? क्योंकि बाकी भी तो पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, फुल स्कोर लाना है बस। उसके बाद अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो चैप्टर वाइज वहाँ पे कोर्स पूरा तुम्हें दिखेगा कि कितने लेक्चर्स उसके अंदर है, उनको सिलेक्ट करोगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे। और बने रहोगे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहना मेरे साथ, तब तक स्टडी हार्ड।